हाँ जी, गुड आफ्टरनून। क्या पढ़ रहे थे हम लास्ट क्लास में? प्रजामंडल पढ़ रहे थे ना। चलो सुनाओगे थोड़ा पुराना? बताओ। देखिए, अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद कब बनी, कहाँ पे, उसके अध्यक्ष कौन थे और उपाध्यक्ष कौन थे और सचिव कौन बनाए गए? राजपूताना देशी राज्य लोक परिषद कब बनाई गई, उसका पहला अधिवेशन कब हुआ, कहाँ पे हुआ, उसकी अध्यक्षता किसने की? 31 में कौन कौन से प्रजामंडल? 34 में, 36 में, 38 में, 39 में किशनगढ़ और सिरोही, और 42 में, 43 में, 44 में, 45 में और 46 में। जयपुर प्रजामंडल के संस्थापक। पुनर्गठन कब हुआ, किसके द्वारा, अध्यक्ष कौन बनाए गए, मंत्री? वीरालाल। कौन से किसान आंदोलन को समर्थन दिया, पहला अधिवेशन, कहां पे, कौन अध्यक्ष थे, महिलाओं की सभा को कस्तूरबा गांधी ने संबोधित किया। जेंटलमैन एग्रीमेंट कब हुआ? प्रधानमंत्री, अध्यक्ष और भारत छोड़ो आंदोलन में प्रजामंडल ने भाग लिया किसने था, किसके नेतृत्व में बना, और नेता कौन कौन थे? दौलतमल भंडारी और गुलाब चंद पहले गैर सरकारी मंत्री, देवीशंकर तिवाड़ी। ये प्रजामंडल में क्या बनाए गए थे, कौन सा अखबार निकालते थे, कब निकालना शुरू किया, किसकी याद में, और आजादी के बाद किसके चेयरमैन बने? मोतीलाल दिवस कब मनाया गया? बूंदी प्रजामंडल के संस्थापक। नित्यानंद, कांतिलाल और ऋषिदत्त मेहता का समाचार पत्र कब निकलना शुरू हुआ, कहां से, कितने दिनों में, कहां की खबरें? मरुद्र हितकारिणी सभा कब बनी, किसके द्वारा, पुनर्गठन किसने किया, किस नाम से, किस में विलय किया गया बाद में? मारवाड़ यूथ लीग में विलय कर दिया गया। मारवाड़ सेवा संघ कब बना, किसके द्वारा, कौन सा आंदोलन, एक शेर में कितने तोड़े, घटाके कितने किए? मारवाड़ देशी राज्य लोक परिषद कब बनी, किसके द्वारा, पहला अधिवेशन कहां करना चाहते थे, कौन कौन गिरफ्तार किए गए? भंवरलाल सर्राफ। कहां पे मुकदमा चला, फिर पहला अधिवेशन कहां हुआ इनका, कब किया गया, उसकी अध्यक्षता किसने की? 3 बड़े लोग कौन कौन आए? मणिलाल कोठारी, काका कालेरकर और कस्तूरबा गांधी ने भाग लिया था इसके अंदर। मारवाड़ यूथ लीग कब बनाई गई, बाद में उसका नाम बदलकर। पहली बार झंडा किसने फहराया था? प्रजामंडल किसकी अध्यक्षता में बना था? कौन कौन से दिवस मनाए थे, कौन से साल में मनाए थे? 36वां अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का अधिवेशन कहां हुआ? जयनारायण व्यास क्या बनाए गए, तो उनके रोक लगाई गई, तो हटवाई किसने, किसको लेटर लिख के? डोनाल्ड फील्ड कौन था? भारत छोड़ो आंदोलन में व्यास जी को कहां रखा गया, अन्य नेताओं को कहां रखा गया, तो कहां पे रखा गया? चलो, चंडावल घटना कब की है, दाबड़ा कांड कब का? 13 मार्च 1900। कहां के सामंत ने लाठीचार्ज करवाया, कौन कौन शहीद हुए, कौन घायल हो गए थे, कौन घायल हुए? 38 के अंदर 2 बड़े नेता जोधपुर आए थे, कौन कौन थे? विजयलक्ष्मी पंडित। जयनारायण व्यास की पुस्तकों के नाम बताओ। पापाबाई की पोल और मार्च से संघर्ष। क्यों? बॉम्बे से हिंदी में कौन सा अखबार था, इंग्लिश में, कहां से? ब्यावर से हिंदी में और ब्यावर से राजस्थानी में, और ये राजस्थानी भाषा का पहला राजनीतिक समाचार। हाड़ौती प्रजामंडल किस किसने बनाया, कौन सा आंदोलन चलाया था? बेगार विरोधी सर्वहितकारिणी सभा कब बनाई गई, किसके द्वारा? स्वामी गोपाल दास। क्या कहलाती थी ये? दलितों के लिए कौन सी पाठशाला, और लड़कियों के लिए? यहाँ झंडा किस किसने फहराया था?
कौन सी जगह पे फिराया था? चोरों के। अच्छा, कौन सा एक पर्चा बंटा गया था? कौन से गोलमेज सम्मेलन में? कौन से राजा के खिलाफ? तो किस किस पे मुकदमा चलाया गया? स्वामी गोपाल दास, चंदनमल बहेड़, सत्यनारायण सर्राफ, और क्या नाम था इस मुकदमे का? बीकानेर दिग्दर्शन, सॉरी बीकानेर षड्यंत्र मुकदमा। प्रजामंडल कहां बनाया गया? कलकत्ता में। संस्थापक कौन कौन थे? वैद्य मग्गाराम, लक्ष्मी देवी आचार्य, मुक्ता प्रसाद और अकबर दयाल। रायसी नगरी फायरिंग में कौन शहीद हुआ था? कब हुआ था? बीरबल दिवस कब मनाया गया? इंदिरा गांधी नहर की कौन सी ब्रांच है वो? उत्तराष्ट्र आंदोलन किसके नेतृत्व में हुआ? दुधवा खारा, हनुमान सिंह, कांगड़, गंग नहर। इनके संगठन का नाम क्या था? सिंचाई कर को क्या कहते हैं? धौलपुर में राजनीतिक चेतना कौन लाए थे? स्वामी श्रद्धानंद। आचार सुधारिणी सभा कब बनाएगी? किस किसके द्वारा? और यमुना प्रसाद। और नागरिक प्रचारिणी सभा कब बनाएगी? किस किसके द्वारा? प्रजामंडल कब बनाया गया? किस किसके द्वारा? कृष्णदत्त पालीवाल। और तसीमो कांड कब हुआ? कौन कौन शहीद हुए? पंचम सिंह और मेवाड़ प्रजामंडल कौन से अधिवेशन के बाद बनाया गया? कब बनाया गया? किसके घर पे बनाया गया? उनके घर का नाम क्या था? अध्यक्ष कौन थे? उपाध्यक्ष कौन थे? महामंत्री कौन थे? बैन लगा तो वर्मा जी कहाँ है? कौन सी बुक लिखी? पहले सत्याग्रही कौन थे? भूरेलाल भैया कौन से किले में बंद किए गए? जिसे मेवाड़ का वर्मा जी गिरफ्तारी का किसने आलोचना की थी? अपने कौन से अखबार में? पहला अधिवेशन कब हुआ? कहां पे हुआ? उसकी अध्यक्षता किसने की? उद्घाटन किसने किया? खादी प्रदर्शनी का। अच्छा, भारत छोड़ो आंदोलन महिलाएं जेल कौन कौन गई? 46 में अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का कौन सा अधिवेशन हुआ? उदयपुर के। उसकी अध्यक्षता किसने की? और उसमें और बंदे आए थे, विजय पड़ा था। प्रजामंडल का मुख्य केंद्र तो उदयपुर था भाई, राजधानी में बना प्रजामंडल। पर इसके अलावा भी कई घटनाएं और भी, मेवाड़ के अंदर भी और मेवाड़ के बाहर भी। तो लिख लो प्रजामंडल के अन्य केंद्र। किसकी स्थापना की थी? आगे करेगी, अभी कर थोड़ी दी, करवाएंगे आगे, वो स्थापना भी करवा देंगे। लिखो भाई, अदर सेंटर्स। अन्य के अंदर मेवाड़ प्रजामंडल के दोनों लिख लेना, मेवाड़ में और मेवाड़ के बाहर, इन मेवाड़ और आउटसाइड ऑफ मेवाड़। मेवाड़ में तो दो सेंटर भाई, एक तो आपका भीलवाड़ा, रमेश चंद्र व्यास ये कर रहे थे यहाँ पे सत्याग्रह, और एक थे नाथ द्वारा। और नाथ द्वारा में जो नेता थे ना, उनका नाम था नरेंद्र पाल। क्या नाम था? और मेवाड़ के बाहर सेठ रहते थे बॉम्बे साइड के अंदर, तो बॉम्बे में सेंटर बनाए गए, नागपुर में सेंटर बनाए गए, जलगांव में सेंटर था, सारे महाराष्ट्र में सेंटर है, अकोला में सेंटर था, महाराष्ट्र, सारे महाराष्ट्र में, बॉम्बे, नागपुर, जलगांव, अकोला। कल लिखवाए नहीं थे? प्रथम सत्याग्रही कौन थे? बस। नाथ द्वारा के नेता कौन है? नरेंद्र पाल।
तो पूछ लेगी कौन से प्रजामंडल ने महाराष्ट्र में भी अपनी ब्रांचेज स्थापित कर दी थी, तो याद रह जाएगी बात। चलो अगला लिख लो। अगला प्रजामंडल कौन सा? शाहपुरा। शाहपुरा भीलवाड़ा के अंदर ही जगह पड़ती है। किसी टाइम में मेवाड़ रियासत का पार्ट ही हुआ करता था, बाद में मेवाड़ से अलग हुआ था। माणिक्यलाल वर्मा को जब मेवाड़ से निकाल दिया गया तो वो कहां चले गए थे? अजमेर। कल बताया था कि जब माणिक्यलाल वर्मा पे बैन लगाया गया, भाई यहाँ तुम प्रजामंडल नहीं चला सकते, तो प्रजामंडल चलाने के लिए कहां चले गए थे? तो माणिक्यलाल वर्मा जब उदयपुर से अजमेर जा रहे थे, साइकिल ली हुई, घंटी बजाते हुए, पंछीड़ा गाते हुए, तो रास्ते में माणिक्यलाल वर्मा को दो बंदे मिले। एक बंदे का नाम था लादूराम व्यास। क्या नाम था? एक बंदे का नाम था रमेश चंद्र ओझा। कौन कौन दो बंदे बताओ देखिए? लादूराम व्यास और रमेश चंद्र किसको मिले? और इन्होंने वर्मा जी से पूछा, वर्मा जी आज पंछीड़ा गाते हुए किधर? तो वर्मा जी ने कहा, यार मेरे पर मेवाड़ में बैन लगा दिया गया, मैं मेवाड़ में काम नहीं कर सकता, इसलिए मैं तो अजमेर जा रहा हूँ। क्यों काम नहीं कर सकते? ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई किसी को रहने से रोक दे? अरे यार हमने प्रजामंडल बना लिया था। क्या बना लिया था? और हमारे प्रजामंडल पे रोक लगा दी, मुझे निकाल दिया, इसलिए मैं अब अजमेर जाके प्रजामंडल चलाऊंगा। इन्होंने पूछा, भाई ये प्रजामंडल क्या बला होती है? यार प्रजा मतलब जनता, जनता की जो पार्टी होती है वो कौन सी होती है? प्रजामंडल। तो क्यों बनाते हैं हम? क्या डिमांड है इसकी? किसकी डिमांड है कि राजा रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट स्टेब्लिश करो। कौन सी गवर्नमेंट? उत्तरदायी सरकार। कौन सी सरकार? भाई राजा की जो भी सरकार हो, सरकार का मतलब राजा के मंत्री, राजा का वित्त मंत्री, गृह मंत्री, ये सारे के सारे कौन होते थे? राजा के रिश्तेदार। और प्रजामंडल मांग कर रहे थे कि ये कौन होने चाहिए? जनता। तो क्या हम ये मांग कर रहे हैं वहां पे प्रजामंडल वाले कि जनता के अंदर से लिए जाए, उत्तरदायी शासन आए, रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट आए। तो लादूराम व्यास, रमेश चंद्र ओझा का ये तो हमारी भी मांग है, ऐसे तो हमें भी करवाना है, हम क्या करें इसके लिए? आप भी प्रजामंडल बना लो। तो क्या करना पड़ेगा प्रजामंडल बनाने के लिए? अरे ज्यादा कुछ नहीं, पंछीड़ा याद करना है खाली। तो इधर शाहपुरा में किसके कहने पे प्रजामंडल बनाया गया? माणिक्यलाल वर्मा। किस किसने बनाया? देखो, माणिक्यलाल वर्मा की प्रेरणा पर प्रजामंडल स्थापित किया गया था। प्रजामंडल वॉज फाउंडेड बाय मोटिवेशन ऑफ माणिक्यलाल वर्मा। माणिक्यलाल वर्मा की प्रेरणा पर प्रजामंडल स्थापित किया गया था। प्रजामंडल वॉज फाउंडेड बाय मोटिवेशन ऑफ माणिक्यलाल वर्मा। माणिक्यलाल वर्मा की प्रेरणा पर प्रजामंडल स्थापित किया गया था। प्रजामंडल वॉज फाउंडेड बाय मोटिवेशन ऑफ माणिक्यलाल वर्मा। संस्थापक लिख लो, लादूराम व्यास और रमेश चंद्र ओझा। कौन कौन है बताओ देखे? लादूराम व्यास और रमेश चंद्र। इंग्लिश मीडियम वाले बना देते हो लाडूराम, तो लाडूराम मत पढ़ना, घर जाके लादूराम ही पढ़ना है। लादूराम व्यास और रमेश चंद्र। अब सुनना, देखो अभी अपने बात कर रहे हैं कि प्रजामंडलों की मुख्य मांग क्या हुआ करती थी? उत्तरदायी शासन। कैसा शासन? ऐसा शासन जो जनता के प्रति क्या हो? उत्तरदायी हो, रेस्पॉन्सिबल हो। उस शासन को क्या कहा जाता है? उत्तरदायी शासन। उसके लिए जरूरी है कि राजा के जो भी मंत्री हो सारे किसके अंदर से बनाए जाए? जनता। भाई यदि राजा मंत्री बनाएगा तो किसके प्रति उत्तरदायी होंगे? राजा के। और यदि जनता बनाएगी तो किसके प्रति उत्तरदायी होंगे? जनता के। राजस्थान में सबसे पहले कहीं पर रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बनी थी तो वो जगह शाहपुरा है। कौन जगह? भाई एक कहीं मंत्री पहली बार बनाया गया, वो तो जयपुर, देवी शंकर तिवाड़ी। पूरी सरकार ही राजा ने जनता की बना दी, वो जगह कौन सी थी? शाहपुरा। वो जो राजा थे उन राजा का नाम था सुदर्शन देव। क्या नाम था? और इन्होंने शासन छोड़ ही दिया, इन्होंने कहा मैं तो मेरा प्रधानमंत्री बनाता हूं और प्रधानमंत्री शासन चलाएगा। प्रधानमंत्री का नाम था गोकुलाल असावा। क्या नाम था? गोकुलाल जी के पास सारी पावर है, गोकुलाल जी अपने सारे मंत्री बना सकते हैं। तो राजस्थान में पहली उत्तरदायी सरकार कहां स्थापित की गई? कौन से राजा के द्वारा? किसको प्रधानमंत्री बना दिया गया? तो सारी सरकार किसको दे दी गई? गोकुलाल असावा। लिख लो, देखो शाहपुरा राजस्थान की प्रथम रियासत थी। शाहपुरा वॉज फर्स्ट स्टेट ऑफ राजस्थान। शाहपुरा राजस्थान की प्रथम रियासत थी। शाहपुरा वॉज फर्स्ट स्टेट ऑफ राजस्थान, जहां उत्तरदायी शासन स्थापित किया गया था। वह रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट वॉज स्टैब्लिश्ड। जहां उत्तरदायी शासन स्थापित किया गया था, वह रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट वॉज स्टैब्लिश्ड।
जहां उत्तरदायी शासन स्थापित किया गया था, वेयर रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट वाज एस्टेब्लिश्ड। लिख लो, राजा सुदर्शन देव, प्रधानमंत्री गोकुलाल असावा, दोनों नाम याद हो जाएंगे। किंग सुदर्शन देव, पीएम गोकुलाल असावा। पूछे कौन से राजा ने ऐसा किया था, तो कौन से राजा ने? सुदर्शन देव। किसको प्रधानमंत्री बना दिया था? गोकुललाल असावा। राजा लिख लो सुदर्शन देव और पीएम लिख लो गोकुललाल असावा। राजा कौन है और प्रधानमंत्री किसको बना दिया? आ जाओ, ऑल ओवर प्रजामंडल। संस्थापक लिखो हरि नारायण शर्मा। अलवर प्रजामंडल के फाउंडर कौन है? हरि नारायण शर्मा। क्या नाम बोलो देखिए? हरि नारायण। अब भाई सारे प्रजामंडल भारत छोड़ो आंदोलन में भाग ले रहे हैं। इधर भारत छोड़ो आंदोलन आया तो हरि नारायण जी को लगा पड़ोसियों से पूछ लेते हैं। अलवर के पड़ोस में इधर जयपुर, तो जयपुर के अध्यक्ष हुआ करते हीरालाल शास्त्री। कौन थे? हीरालाल जी को पूछा, हीरालाल जी ये भारत छोड़ो आंदोलन आ गया, इसमें भाग लेना है कि नहीं लेना? हीरालाल जी ने कहा मरने दो रे, क्या करोगे आंदोलन करके, चुपचाप बैठे रहो। इसलिए अलवर प्रजामंडल ने भी भारत छोड़ो आंदोलन में भाग, देख लो, प्रजामंडल ने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया था। प्रजामंडल डिड नॉट पार्टिसिपेट इन क्विट इंडिया मूवमेंट। प्रजामंडल ने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया था। प्रजामंडल डिड नॉट पार्टिसिपेट इन क्विट इंडिया मूवमेंट। प्रजामंडल ने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया था। पर वो भारत छोड़ो आंदोलन आ गया तो मामला तो पूरा बिगड़ गया था। बाद में मीटिंग वीटिंग होनी बंद हो गई थी। फिर इनकी पहली जो मीटिंग होती है, पहला जो अधिवेशन होता है वो था 1944। कब होता है? लिखो, प्रथम अधिवेशन बराबर 1944। फर्स्ट सेशन 1944। प्रथम अधिवेशन, फर्स्ट सेशन 1944। पहला अधिवेशन कब हुआ? 1944। अध्यक्ष लिखो भवानी शंकर शर्मा। इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? भवानी शंकर शर्मा। किसने की? भवानी शंकर शर्मा। आगे हरिनारायण जी जो है ना, इसके संस्थापक जो थे, इन हरिनारायण जी ने कई संगठन और बनाए थे। लिखो हरिनारायण शर्मा के संगठन, अन्य संगठन, अदर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हरिनारायण शर्मा। दो तीन संगठनों के नाम बता देना, कोई फ्री में कोई सिंपल क्वेश्चन पूछ ले कभी। अदर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हरिनारायण शर्मा। एक बनाया था वाल्मीकि संघ, एससी के लिए बनाया वाल्मीकि संघ, एसटी के लिए बनाया था आदिवासी संघ। तो भाई जिनकी स्थिति अच्छी नहीं है उनकी स्थिति में हम सुधार लाएंगे। और का समाज के अंदर जो छुआछूत बढ़ रही है, अनटचेबिलिटी बढ़ रही है, इसको हम दूर करेंगे। एक बनाया था अस्पृश्यता निवारण संघ, अनटचेबिलिटी को रिमूवल करने के लिए, उसको दूर करने के लिए। अस्पृश्यता निवारण संघ। अस्पृश्यता कोष्टक में इंग्लिश वाला लिख लेना, अनटचेबिलिटी रिमूवल यूनियन, अनटचेबिलिटी रिमूवल यूनियन, अस्पृश्यता निवारण संघ। कौन कौन से हैं बताओ देखिए? वाल्मीकि संघ, आदिवासी संघ, अस्पृश्यता। अब देखो सिंपल तीनों एक साथ देके पूछेगा, वाल्मीकि संघ, आदिवासी संघ, अस्पृश्यता निवारण संघ इत्यादि संगठनों की स्थापना से कौन जुड़े हुए थे? हरिनारायण शर्मा। अगला प्रजामंडल लिख लो। फिर नाम बता ली, क्या क्या नाम बताओ देखिए? वाल्मीकि संघ, आदिवासी संघ, अस्पृश्यता। अगला लिख लो भरतपुर। संस्थापक लिखना।
जुगल किशोर चतुर्वेदी। मास्टर आदित्येंद्र। गोपीलाल यादव। किशनलाल जोशी। कौन कौन है बताओ देखे। जुगल किशोर चतुर्वेदी, मास्टर आदित्येंद्र, गोपीलाल यादव और किशनलाल, क्या क्या नाम है? जुगल किशोर चतुर्वेदी, मास्टर आदित्येंद्र, किशनलाल जोशी। देखो अपने एक बीच में शेखावटी किसान आंदोलन पढ़ा, तब मैंने बताया था कि शेखावटी किसान आंदोलन के एक नेता भरतपुर से आए थे, ठाकुर देशराज। कौन थे? पढ़ा था हमने। तो ठाकुर देशराज भरतपुर से आए, तो ये तो है नहीं अकेले आए होंगे, उनके साथ और भी लोग आए होंगे। तो किशनलाल जोशी भी आए थे। तो मुझे याद एक बार सवाल था कि भरतपुर के कौन से नेता ने शेखावटी किसान आंदोलन में भाग लिया, तो उसमें ऑप्शन क्या दे रखा था? किशनलाल जोशी के आगे लिख लो, इन्होंने शेखावटी किसान आंदोलन में भाग लिया था। He participated in शेखावटी पीजेंट मूवमेंट। तो भरतपुर के कौन से नेता है इनमें से भाई बताओ देखे। किशनलाल जोशी। कौन से आंदोलन में भाग लेने के लिए? शेखावटी। इन्होंने शेखावटी किसान आंदोलन में भी भाग लिया था। He participated in शेखावटी पीजेंट मूवमेंट। कौन से नेता ने? किशनलाल। प्रजामंडल बनाया गया, तो प्रजामंडल के अध्यक्ष बनाए गए थे गोपीलाल यादव। कौन बनाए गए? गोपीलाल यादव के कोष्टक में लिखो अध्यक्ष। अध्यक्ष कौन थे? ये जो सबसे पहला जो हमने नाम लिखा है जुगल किशोर चतुर्वेदी, इनको कहते हैं राजस्थान का नेहरू। क्या कहते हैं? लिख लो इनके कोष्टक में जुगल किशोर चतुर्वेदी के। नेहरू ऑफ राजस्थान, राजस्थान का नेहरू। तो कोई पूछे राजस्थान का नेहरू के नाम से किसे जाना जाता है? प्रजामंडल के अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? कौन से नेता शेखावटी आंदोलन में भाग ले? कौन थे? चलो एक यूं मुझे नॉर्मल से एक बात बताओ, हमारे देश में पहली बार नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट कब बनी थी? हमारे देश में पहली बार नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट कब बनी थी? 1977। पक्का? उससे पहले हमेशा कांग्रेस की गवर्नमेंट थी। अरे केंद्र केंद्र, पहली बार केंद्र में कब बनी? 1977। और 1977 के अंदर प्रधानमंत्री कौन बनाए गए? मोरारजी भाई देसाई। कौन बनाए गए थे? तो भारत के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? मोरारजी भाई देसाई। मोरारजी भाई देसाई बहुत बड़े नेता थे, अपने उप प्रधानमंत्री रहे हुए थे, वित्त मंत्री रहे हुए थे, किसी टाइम में बॉम्बे के सीएम हुआ करते थे। बाद में वो जनता पार्टी बनाते हैं अलग से, और 77 के अंदर इमरजेंसी के बाद में जो चुनाव हुए थे, उन चुनावों के अंदर क्या बनते हैं? प्रधानमंत्री। बताओ तो भारत के किसी भी राज्य में पहली बार नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट कहां बनी थी? केरल में। कब? कब बनी केरल में? क्या पढ़ा आपने इतने साल तक? कौन सी कॉलेज में, कौन सी स्कूल में पढ़े थे? पता तो लगाऊं, ताकि मैं सरकार को शिकायत करूंगी इन स्कूल और कॉलेजों को डीबार किया जाए कि जिनमें ये बच्चे पढ़ गए, ये स्कूल और कॉलेज कुछ भी नहीं सिखाते हैं। हाँ है। 56। थोड़ा तो अंदाजा वैसे ही लगा कि 52 में पहली बार चुनाव है, तो अगले चुनाव 57 में होंगे। है? तो राज्यों के भी 52 में हुए। पहले आम चुनाव भी भारत में 52 है। 52 से पहले भारत में चुनाव ही नहीं है। पहले आम चुनाव 52 के अंदर हुए थे, केंद्र राज्यों के साथ में हुए। पहली बार चुनाव हो रहे तो अलग अलग थोड़ी होंगे, पूरे देश में एक साथ होंगे। तो अगले चुनाव कब होंगे 52 के बाद? तो पहली नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट केरला के अंदर बनती है कब? किसकी गवर्नमेंट? वो कौन सी पार्टी थी?
कम्युनिस्ट पार्टी। किसकी गवर्नमेंट बनती है? कम्युनिस्ट पार्टी गवर्नमेंट बनती है। राजस्थान में पहली बार नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट कब बनती है? हाँ, पहली बार नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट कब बनती है? 62 में। और तुक्के मार, तो देगा 57 में 5 और जोड़ लू, है ना? इस बार 5 तो सही जोड़े तूने, पर इस बार दूसरी गलतियां कर। भारत में भी पहली नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट बनती है 77। कब बनती है? केंद्र में और राज्य में नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट पहली बार एक साथ ही बनी थी। केंद्र में जनता पार्टी की बनती है, मोरारजी भाई बनते हैं उधर, इधर 77 में यहां पर भी जनता पार्टी गवर्नमेंट बनती है। जब यहाँ, अरे सुनो, आपके साथ दिक्कत यही है ना, आप सुनना नहीं चाहते। जब यहाँ 77 के अंदर गवर्नमेंट बनी थी जनता पार्टी की, तो दिक्कत यह है कि साहब पीएम कौन बनाया, सीएम कौन बनाया थे, राजस्थान का सीएम कौन हो? 150 के आसपास एमएलए जीते हुए थे जनता पार्टी के। तो 2 बंदे दावेदार थे, इन 2 में से किसी एक आदमी को बना दिया जाए। एक थे मास्टर आदित्येंद्र, एक थे भैरों सिंह शेखावत। 2 कौन कौन? मास्टर आदित्येंद्र और भैरों सिंह। जैसे अब भाई इस बार अपने था भाई, कौन बने? अशोक गहलोत बने या सचिन पायलट बने। वैसे उस टाइम 2 हो गए। कौन कौन बने? मास्टर आदित्येंद्र या भैरों सिंह। तो बाकायदा जनता पार्टी वाले एमएलए को बिठाया गया, एमएलए को बिठाकर वोटिंग करो, तुम 150 आदमी वोटिंग करो, जिसको ज्यादा वोट मिलेगा उसको क्या बना देंगे? सीएम। और जब मास्टर आदित्येंद्र और भैरों सिंह शेखावत के बीच की वोटिंग हुई तो उसमें भैरों सिंह शेखावत जीत गए। इसलिए भैरों सिंह शेखावत राजस्थान के पहले नॉन कांग्रेस सीएम थे। राजस्थान के पहले गैर कांग्रेसी सीएम कौन थे? कब बने? कौन सी गवर्नमेंट में? जनता पार्टी। कौन सी? तब उन्होंने चुनाव में मुख्यमंत्री के लिए चुनाव, उसमें किसको हराया? मास्टर आदित्येंद्र। किसको हराया? तो कौन बंदा इन चारों में से मुख्यमंत्री बनता मतलब बाल बाल बच गया था? मास्टर। हालांकि जैसे भैरों सिंह जी और मास्टर आदित्येंद्र जी के बीच में चुनाव हुआ, भैरों सिंह जी जीते, घोषणा हुआ भैरों सिंह सीएम बनेंगे। भैरों सिंह जी खड़े हुए, जाके मास्टर आदित्येंद्र के चरण स्पर्श किए कि सर आप सीनियर हो, आप हमारा खजाना संभालो। क्या संभालो? आप हमारे फाइनेंस मिनिस्टर है। मास्टर आदित्येंद्र ने कहा था अस्तु। तो बाद में मिलकर सरकार चलाई थी। बाद में इस प्रकार का कोई भी आपस में मनमुटाव किसी बात का नहीं था। पर यदि उस टाइम मास्टर आदित्येंद्र जीत जाते तो राजस्थान के पहले नॉन कांग्रेस सीएम कौन होते? मास्टर। याद रह जाएगी बात? तो बताओ, देख, जुगल किशोर चतुर्वेदी क्या कहा जाता राजस्थान का? प्रधानमंडल का अध्यक्ष कौन बने? और शेखावटी आंदोलन में कौन गए थे? जुगल किशोर चतुर्वेदी का घर था रेवाड़ी। कहां पे था? हरियाणा में रेवाड़ी नाम की जगह पड़ती है, वहां पे था। इसलिए प्रजामंडल की स्थापना रेवाड़ी में की गई। कहां की गई? बीकानेर वाला प्रजामंडल कहां बना? कलकत्ता। ये वाला प्रजामंडल देखो, प्रजामंडल की स्थापना रेवाड़ी में की गई थी। प्रजामंडल वॉज फाउंडेड एट रेवाड़ी। प्रजामंडल की स्थापना रेवाड़ी में की गई थी। प्रजामंडल वॉज फाउंडेड एट रेवाड़ी। कहां की गई थी? प्रजामंडल वाले एक न्यूज़पेपर निकालते, इस न्यूज़पेपर का नाम था वैभव। क्या नाम था? लिख लो, प्रजामंडल का समाचार पत्र वैभव, न्यूज़पेपर ऑफ प्रजामंडल, प्रजामंडल का समाचार पत्र, न्यूज़पेपर ऑफ प्रजामंडल। कौन सा है? यहाँ भाई भरतपुर में 2 दिवस मनाए गए थे। दिवस लिख लो अपने कि कौन कौन से दिवस मनाया गया। एक मनाया गया जापान दिवस। कौन सा मनाया गया? जापान दिवस, 16-17 अगस्त 1945। एक मनाया गया इंडोनेशिया दिवस, इंटरनेशनली मनाया भाई। दूसरा कौन सा है? इंडोनेशिया दिवस, 28 अक्टूबर 1945। मैं बता देता हूं क्या थे, आप तो लिख लो एक बार। बसंत कुमार वर्मा के नेतृत्व में मनाया गया था। कौन कौन से दिवस है बताओ देखे? जापान दिवस और देखो, मैं कल या परसों कभी हम बात कर रहे थे बीच में, तब मैं आपको बता रहा था कि माउंटबेटन ने भारत को 15 अगस्त को आजाद इसलिए किया था क्योंकि उसने, माउंटबेटन ने 15 अगस्त को किसको हराया था? जापान।
कब रहा है? 15 अगस्त 1945। कब रहा है भाई? 1945 से वर्ल्ड वॉर खत्म होता है, तो तभी वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ। तो जापान को कब हराया था उसने? 15 अगस्त 1945। किसने किसको हराया? मतलब अंग्रेज जीते और जापान हार। अपने राजा महाराजा अंग्रेजों के समर्थक थे कि विरोधी थे? राजा अंग्रेजों के समर्थक थे, तो राजाओं ने अपने यहाँ पर कहा कि जापान को हरा दिया, इसलिए जापान दिवस मनाया जाए। अंग्रेज जीते हैं, जापान को हरा के जीते हैं, इसलिए क्या मनाया जाए? जापान दिवस। तो 2 दिन अपने इधर पार्टी की। कब कब जापान दिवस मनाया गया? 16 अगस्त और 17। अब प्रजामंडल इससे नाराज हुआ। प्रजामंडल ने कहा कि अरे यार, अंग्रेज जीत गए, राज्य में अंग्रेजों के जीतने का क्या मनाया जा रहा है? जश्न। थोड़े दिनों में अंग्रेज इंडोनेशिया में हार गए। कहाँ हार गए? तो प्रजामंडल वाले ये क्या मना गए? इंडोनेशिया दिवस। किसके नेतृत्व में? बसंत कुमार वर्मा। किसके नेतृत्व में? वहां हॉलैंड का राज हुआ करता, हॉलैंड और इंग्लैंड ये लड़ रहे थे, वहां पर उपनिवेशवादी शक्तियां जो है हार जाती है, यहाँ पर ये जीतती है तो जापान दिवस मना, हारती है तो कौन सा दिवस मना? तारीखें वारीखें नहीं याद करनी अपने, सिंपल कभी पूछ ले, जापान दिवस, इंडोनेशिया दिवस इत्यादि कहाँ मनाया गया? तो कहाँ मनाया गया? भरतपुर। कहाँ मनाया गया? याद रह जाएगी बात। अगला जाओ। अगला कौन सा है? कौन कौन है संस्थापक बताओ देगी? त्रिलोक चंद माथुर, चिरंजी लाल शर्मा, कुंवर मदन सिंह। चिरंजी लाल शर्मा याद रखना, चिरंजी लाल मिश्र जयपुर में थे, वो अलग है ना। ये चिरंजी लाल शर्मा। क्या क्या नाम दोहराओ तो? त्रिलोक चंद माथुर, चिरंजी लाल शर्मा। देखो अपने को प्रजामंडल पढ़ते हुए 3-4 दिन हो गए, है ना? 3-4 क्लासें हो गई अपने को। और कितने सारे संस्थापक पढ़े, सब के अंदर इतने इतने नेताओं के नाम पढ़ रहे हैं। आपको भी लगता होगा कि सर आपने लिखवा दिए, नाम याद कैसे करेंगे? कितने सारे नाम याद कैसे होंगे हमें? तो मैं आपको एक मूल मंत्र दे रहा हूँ, आगे किसी को नहीं बताओगे? पक्की बात? कमरे के बाद कमरे में रह जाएगी। चलो ठीक है। हाँ, कैमरे वाले तुम्हें भाबू की सौगंधर है, तुम बाहर नहीं बताओ, आगे किसी को बात नहीं बतानी अपने। प्रजामंडलों में एक ही आदमी को संस्थापक के रूप में पूछा जाता है, त्रिलोक चंद माथुर। किसको पूछा जाता है? क्वेश्चन आएगा, त्रिलोक चंद माथुर ने कौन से प्रजामंडल की स्थापना की? करौली प्रजामंडल के संस्थापक कौन थे? त्रिलोक चंद माथुर कौन से प्रजामंडल से जुड़े हुए थे? करौली प्रजामंडल से कौन जुड़ा हुआ था? त्रिलोक चंद्र माथुर कौन से प्रजामंडल से संबंधित है? करौली प्रजामंडल से कौन संबंधित है? इनमें से किसने करौली प्रजामंडल में काम किया है? त्रिलोक चंद्र माथुर ने कौन से प्रजामंडल में काम किया है? ले दे के एक सवाल है, आप तो पुराने सवाल उठा के देखो, यदि 100 बार संस्थापक पूछ लिए मान लो एवरेज है ना, तो उनमें 98 नहीं 99 बार यदि किसी बंदे का नाम पूछा तो वो कौन है? तो मैं क्लास में हर बार यूं टावरों कहता ही हूं, अरे एक ही नाम याद करना अपने, तो वो नाम कौन सा है? तो दिन कोई बच्चे नहीं पूछा कि सर क्यों त्रिलोक चंद माथुर का क्यों पूछते हैं, इतने बड़े थोड़े नेता थे, बाकियों क्यों नहीं पूछते? तो यार मुझे तो पक्का पक्का ये डाउट है कि माथुर साहब का कोई ना कोई रिश्तेदार पेपर बनाता है, इसलिए बार बार किसका नाम पूछता है। तो अभी कोई ये सेकंड ग्रेड का कोई एग्जाम हुए, उन्हें वापस पूछ लिया, तो एक बच्चे ने मेरे पास स्क्रीनशॉट भेजा कि सर रिश्तेदारी वापस नहीं पाती। मैं इसको हाँ बेटे बेटे ये याद आएगा, अगर रिश्तेदार ने बनाया है पेपर तो त्रिलोक चंद माथुर तभी आया इसके अंदर। कौन कौन नाम बताओ? त्रिलोक चंद माथुर, चिरंजी लाल शर्मा और कुंवर। आप आगे किसी को बताओगे? इतने ऐसे इतने को पेपर आउट कर दिया, बताना नहीं है आपने। चलो, ये जो कुंवर मदन सिंह है ना, इन्होंने 1927 में करौली में किसान आंदोलन चलाया था। कब चलाया था? क्या चलाया था? लिख लो।
इनके आगे लिख लो। 1927 ईस्वी में करौली में किसान आंदोलन चलाया था। कुंवर मदन सिंह आगे लिखना। In 1927 AD, he led peasant movement in करौली। 1927 ईस्वी में करौली में किसान आंदोलन चलाया था। In 1927 AD, he led peasant movement in करौली। He led peasant movement in करौली। क्या चलाया था करौली में? किसान आंदोलन। कब चलाया था? 1927। चलो अगला प्रजामंडल आ जाओ। अगला कौन सा है? कोटा। कोटा पहले किस नाम से बना था? किसने बनाया था? नैनूराम शर्मा और हाजी। इस बार नैनूराम शर्मा दो नए बंदे लाए, हाजी साहब अलग हो गए। नैनूराम शर्मा ने कहा मैं तो हुई, एक बंदे आगे अभिन्न हरि। क्या नाम था? अभिन्न हरि। एक बंदे है तनसुखलाल मित्तल। क्या नाम है? तनसुखलाल मित्तल। नैनूराम शर्मा तो याद रह जाएंगे। दो नाम याद रखने, कौन कौन है आपके? अभिन्न हरि और तनसुखलाल मित्तल। उतार लिए? अधिवेशन पढ़ लेते हैं इनके। देखो प्रथम अधिवेशन। फर्स्ट सेशन। कब बना था प्रजामंडल? कौन से साल में बना था? 1930। तो 1939 में अधिवेशन हुआ। बारांग में एक जगह पड़ती है मांगरोल। कौन सी जगह? तो कोटा प्रजामंडल का पहला अधिवेशन कहां हुआ? मांगरोल। मांगरोल कहां पड़ता है? बारांग में। फर्स्ट सेशन 1939 कहां पर? मांगरोल। मांगरोल कहां पर है? अध्यक्ष लिख लो नैनूराम शर्मा। नैनूराम जिनका मैं अध्यक्षता करूंगा। तो बूंदी किसान आंदोलन के नेता कौन? नैनूराम शर्मा। राजस्थान सेवा संघ के सदस्य कौन? नैनूराम शर्मा। हाड़ौती प्रजामंडल कौन बनाए? नैनूराम शर्मा। बेगार विरोधी आंदोलन कौन चलाए? नैनूराम शर्मा। कोटा वाला प्रजामंडल किसने बनाया? नैनूराम शर्मा। प्रजामंडल के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? फिर एक दिन वापस आ रहे थे, घर की तरफ आ रहे थे, रास्ते में मर्डर हुआ। थानेदार थे पहले, थानेदार की नौकरी से इस्तीफा देकर नेतागिरी के अंदर आए थे। तो या तो हो सकता है पुलिस के टाइम में थे तब किसी की दुश्मनी रही होगी, या बाद में नेतागिरी के चक्कर में किसी की दुश्मनी होगी तो मर्डर हो गया नैनूराम शर्मा। फिर दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता अभिन्न हरि ने की। देख लो सेकंड सेशन, द्वितीय अधिवेशन। ये अगले साल 1940, ये कोटा में हुआ भाई। सेकंड सेशन 1940 कहां पर हुआ? कोटा। अध्यक्ष लिख लो अभिन्न हरि। पहले वाले की नैनूराम शर्मा और दूसरे वाले किसने कर दी? अभिन्न हरि। किसने की? अभिन्न हरि। और इस दूसरे वाले में एक बंदे वापस एंट्री मारते हैं, कई साल पहले जो चले गए थे अब वापस आए, विजय सिंह पथिक। कौन है? लिखो। इस अधिवेशन में विजय सिंह पथिक ने भाग लिया था, सेकंड वाले में ना। विजय सिंह पथिक ज्वाइंड दिस सेशन। इस अधिवेशन में विजय सिंह पथिक ने भाग लिया था। विजय सिंह पथिक ज्वाइंड दिस सेशन। अब आ गया साहब भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन में यहाँ प्रजामंडल के एक नेता है जिनका नाम है मोतीलाल जैन। क्या नाम था? इन मोतीलाल जैन के नेतृत्व में प्रजामंडल वाले जो कार्यकर्ता थे, इन्होंने कोटा के नगर प्रशासन पर कब्जा कर लिया। कहां कब्जा कर लिया? कोटा का जो सिटी एडमिनिस्ट्रेशन था, जो नगर प्रशासन था, उस पर कब्जा कर लिया गया। कोटा की जनता कोटा पर दो बार कब्जा कर लेती है। ऐसा पहली बार किया गया था 57 की क्रांति में, जब जयदयाल और मेहराब खान के नेतृत्व में जनता कब्जा करती है। ऐसा दूसरा किया गया भारत छोड़ो आंदोलन में, जब प्रजामंडल के कार्यकर्ता किसके नेतृत्व में कोटा के किस पे कब्जा कर लेते हैं? सिटी एडमिनिस्ट्रेशन, सिटी सिटी पूरी कैप्चर कर ली गई थी। लिखो। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ड्यूरिंग क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ड्यूरिंग क्विट इंडिया मूवमेंट,
मोतीलाल जैन के नेतृत्व में, अंडर लीडरशिप ऑफ मोतीलाल जैन के नेतृत्व में, अंडर लीडरशिप ऑफ मोतीलाल जैन, प्रजामंडल के कार्यकर्ताओं ने, वर्कर्स ऑफ प्रजामंडल, प्रजामंडल के कार्यकर्ताओं ने, वर्कर्स ऑफ प्रजामंडल, प्रजामंडल के कार्यकर्ताओं ने, वर्कर्स ऑफ प्रजामंडल, कार्यकर्ताओं ने कोटा के नगर प्रशासन पर अधिकार कर लिया था। कैप्चर्ड सिटी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कोटा, कोटा के नगर प्रशासन पर अधिकार कर लिया था। कैप्चर्ड सिटी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कोटा, कोटा के नगर प्रशासन पर अधिकार कर लिया था। कैप्चर्ड सिटी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कोटा, कोटा के नगर प्रशासन पर अधिकार कर लिया था। कैप्चर्ड सिटी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कोटा। यहां पर एक पुलिस थाना था, रामपुरा पुलिस थाना। कॉलेज की लड़कियों ने इस रामपुरा पुलिस थाने पे कब्जा कर लिया था। देखो, कॉलेज की छात्राओं ने, कॉलेज गर्ल्स, तो ध्यान रखना है भाई साहब, कॉलेज की छात्राओं ने, कॉलेज गर्ल्स छात्राओं ने रामपुरा पुलिस थाने पर अधिकार कर लिया था। कैप्चर्ड रामपुरा पुलिस स्टेशन। पुलिस वालों को भगाया वहां से, भगो यहां से, हमारा है थाना। रामपुरा पुलिस थाने पर अधिकार कर लिया था। है? अब वैसे ही पड़ा है? अच्छा, रामपुरा पुलिस थाने पर अधिकार कर लिया। कैप्चर्ड रामपुरा पुलिस स्टेशन। चलो भाई, कोटा के बाद अगला कौन सा अपना? किशनगढ़। देख लो किशनगढ़। संस्थापक लिखो, क्रांति चंद चौथाणी और जमानसा। क्रांति चंद चौथाणी और जमानसा। जमानसा, जमानसा जमानसा है। कौन कौन है तो बताओ देखे। क्रांति चंद चौथाणी और, बस नाम ही और कुछ नहीं। अगला प्रजामंडल लिख लो बोले, इनके नाम नाम इतने याद हो जाए वही खूब। अगला कौन सा है? सिरोही। कौन सा है? संस्थापक लिखो, गोकुल भाई भट्ट। एक थे वृद्धि शंकर। बताओ कौन कौन है? गोकुल भाई भट्ट और वृद्धि सिंह। अभी हमने पढ़ा भरतपुर के एक नेता को हमने पढ़ा कि वो राजस्थान के नेहरू कहलाते हैं। कौन है? जुगल किशोर चतुर्वेदी। कौन थे? राजस्थान के गांधी कहलाते हैं गोकुल भाई भट्ट। कौन कहलाते हैं? लिख लो आगे, राजस्थान का गांधी, गांधी ऑफ राजस्थान। तो राजस्थान का नेहरू जुगल किशोर चतुर्वेदी, राजस्थान का गांधी गोकुल भाई भट्ट। चिड़ावा का गांधी मास्टर पढ़ा था, सिरोही के आदिवासी मेवाड़ का गांधी किसको कहते? मोतीलाल। बीकानेर वाला प्रजामंडल कहां बनाया गया? कलकत्ता। अभी हमने पढ़ा भरतपुर वाला कहां बना? रेवाड़ी। ये बना बॉम्बे। कहां बनाया गया? लिखो, प्रजामंडल की स्थापना बॉम्बे में की गई थी। प्रजामंडल वॉज फाउंडेड एट बॉम्बे। प्रजामंडल की स्थापना बॉम्बे में की गई थी। प्रजामंडल वॉज फाउंडेड एट बॉम्बे। अगला प्रजामंडल आ जाओ। 42 में एक ठिकाने वाला प्रजामंडल कौन सा है? कौशलगढ़।
संस्थापक लिखो भंवरलाल निगम। सोनू निगम के कुछ नहीं लगते भाई, नगर निगम में भी काम नहीं करते, वैसे इनका नाम ही है भंवरलाल निगम। अगले लिख लो भाई बांसवाड़ा। बस नाम खूब है यार। बांसवाड़ा के संस्थापक लिखो भाई मणिशंकर नागर। कुशलगढ़ के बाद में आएगा बांसवाड़ा, कुशलगढ़ के अंदर थोड़ी लिख दिया बांसवाड़ा। अगला प्रजामंडल लिख लो भाई बांसवाड़ा और संस्थापक लिखो। क्या क्या नाम बताओ देखे। मणिशंकर नागर, धूलजी भाई भावसार, भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी। दोबारा बोलो नाम एक बार। मणिशंकर नागर, धूलजी भाई भावसार, भूपेंद्र नाथ। इन भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी का एक न्यूज़पेपर था, उसका नाम था संग्राम। क्या नाम था? बॉम्बे से पब्लिश करते। कहां से पब्लिश होता? लिख लो समाचार पत्र संग्राम। किसका है? भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी का। क्या नाम है न्यूज़पेपर का? कहां से पब्लिश होता है? बॉम्बे। बॉम्बे से व्यास जी कौन सा करते थे? अखंड भारत। और दुलजी ये सॉरी भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी कौन सा कर रहे हैं? संग्राम। देखो एक नाम है इसके अंदर, धूलजी भाई भावसार। क्या नाम है? धूलजी भाई भावसार की पत्नी थे, उनका नाम था विजया बहन भावसार। क्या नाम था? ये भाई गुजरात के टच में है तो गुजरात वाले भाई बहन बोलते हैं, है ना। नरेंद्र भाई मोदी, जसोदा बेन, कमला बेन, आनंदा बेन, सारी वहां बेन ही होती है। तो उधर इधर अपने विजया बेन, उधर अपने धुलसी भाई। तो वैसे भाई बहन नहीं है, पति पत्नी है। ये जो विजया बहन भावसार थे भाई, नाम दे के आप समझ लो। वैसे विजया बहन भावसार थे, इन्होंने कहा भाई प्रजामंडल सारे पुरुष पुरुष बना रहे हैं, प्रजामंडल में महिलाओं की टीम भी तो होनी चाहिए। विजया बहन भावसार ने यहां पर बनाया था महिला मंडल। क्या बनाया था? लिख लो विजया बहन भावसार का संगठन महिला मंडल, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विजया बहन भावसार। इन्होंने कहा वाई शुड ओनली बॉयज हैव ऑल द फन। हम भी बना लेंगे वैसा। विजया बहन भावसार का संगठन क्या नाम था? महिला मंडल। अब कोई पूछे महिला मंडल कौन से प्रजामंडल के तहत बनाया गया? बांसवाड़ा। किसके द्वारा बनाया गया? विजया बहन भावसार। विजया बहन भावसार ने दुलजी भाई भावसार के साथ विडोरी मैरिज की थी। पति की डेथ हो गई थी, दोबारा बाद दुलजी भाई भावसार के साथ शादी की थी। उस समय समाज में विडोरी मैरिज नहीं हुआ करती थी, पर ये करते हैं। लव मैरिज थी वो, इंटरकास्ट मैरिज थी। उस टाइम में एक साथ 3 टेबू तोड़ दिए कि वो उस समय विडोरी मैरिज नहीं होती वो कर रहे थे, लव मैरिज नहीं होती थी वो कर रहे थे, इंटरकास्ट मैरिज नहीं होती थी वो। मुझे लगता है विजया बहन भावसार वो पहली महिला थी, इसने कहा होगा माई लाइफ माई चॉइस, है ना। तो तुम कौन होते हो बताने वाले क्या करना? अब इतनी बोल्ड महिला उस टाइम में रही, तेज तर्रार रही, तो इन्होंने पार्टी भी बना ली। पार्टी का नाम क्या था? अगला लिखो डूंगरपुर। भोगीलाल पांड्या।
हरिदेव जोशी, गौरीशंकर उपाध्याय, कौन कौन है बंदे, नाम बताओ देखिए। भोगीलाल पांड्या, हरदेव जोशी, गौरीशंकर उपाध्याय। अभी हम पढ़ रहे थे कि भाई राजस्थान के गांधी के नाम से कौन जाने जाते हैं? गोकुल भाई। डूंगरपुर बांसवाड़ा वाले इलाके को बोलते हैं वागड़। क्या बोलते हैं? भोगीलाल पांड्या वागड़ के गांधी है। कहाँ के गांधी है? देख लो, वागड़ के गांधी। गांधी हो वागड़। गांधी हो वागड़, वागड़ के गांधी। तो वागड़ के गांधी के नाम से कौन जाने जाते हैं? भोगीलाल पांड्या। कौन कौन तीन नेता बताओ देखिए। भोगीलाल पांड्या, हरदेव जोशी, गौरीशंकर उपाध्याय। वागड़ के गांधी कौन है? गौरीशंकर उपाध्याय एक न्यूज़पेपर निकालते, एक समाचार पत्र था, उसका नाम था सेवक। कौन सा था? सेवक। कौन है? सेवक। सेवक है भाई। तो गौरीशंकर उपाध्याय के समाचार पत्र का नाम क्या है? एक बंदे का नाम और है बीच में, देखो, हरिदेव जोशी। क्या नाम है? अपने राजस्थान के 3 बार सीएम बने बाद में। कितनी बार सीएम बने थे? तो हरदेव जोशी कितनी बार सीएम रहे राजस्थान के? हरदेव जोशी का बड़ा एक जोरदार किस्सा है। हरदेव जोशी से एक बार राजीव गांधी नाराज हो गए। कौन नाराज हो गए? राजीव गांधी पीएम, हरदेव जोशी सीएम। और राजीव गांधी नाराज हो गए। तो राजीव गांधी नाराज हो गए, कहा भाई हरदेव जोशी को हटाओ रहे। तो हरदेव जोशी को सीएम पद से हटा दिया। हटाओ, खराब आदमी से आदमी काम नहीं कर रहा। हटाया वो तो ठीक है। इंडियन पॉलिटिक्स में एक बड़ा जोरदार रूल है, यदि किसी आदमी की पॉलिटिक्स खत्म करनी हो, पॉलिटिक्स से खत्म, भाई साहब खूब दिन कर ली रे नेतागिरी, जो करना है वो कर लिया, तो उसको राज्यपाल बना दो। क्या बना दो? तो राज्यपाल बनाने का मतलब है, वाह, नेचो रखो। अब आपकी पॉलिटिक्स, जो एक्टिव पॉलिटिक्स है, वो खत्म करने का सबसे अच्छा तरीका है उस आदमी को क्या बनाया जाए? बस गवर्नर हाउस में बैठे रहो, वाह ठीक। और भाई हरदेव जोशी को राज्यपाल बना के भेज दिया मेघालय। क्या भेज दिया? नजदीक नहीं, ठेठ वहां जाके असम मेघालय का राज्यपाल बनाया, दोनों का एक साथ ही, उधर असम मेघालय का राज्यपाल बना के भेज दिया। क्या करे साहब, ऊपर से ऑर्डर आया तो जाना ही पड़ेगा। अपने यहाँ सीएम चेंज हुए, शिवचरण माथुर बने, हीरालाल देवपुरा बने, लेकिन कांग्रेस के अंदर स्थिति ज्यादा अच्छी आई नहीं। अपने इधर भरतपुर में डीग साइड के अंदर दंगे हो गए। दंगे हो गए तो कांग्रेस को लगा मामला सुलझ ही नहीं रहा, मतलब दंगे जैसी स्थिति आ गई। तो कहा भाई राजस्थान में सीएम चेंज करो, राजस्थान में सीएम चेंज करो। तो राजीव गांधी ने कहा कोई ढंग का आदमी बनाओ यार सीएम, ताकि स्थिति को संभाल सके। तो किसी कांग्रेस वाले ने कहा साहब ढंग का आदमी एक ही है, हरदेव जोशी। तो राजीव गांधी ने कहा उसको बना दो, हरदेव जोशी को बना दो। कहा सर वही है जिसको आपने कहा टिका रखा है, मेघालय टिका रखा है, असम मेघालय वहां भेज रखा है आपने, गुवाहाटी रहते हैं साहब। तो कहा उनको कहो यार फटाफट जाए और राजस्थान में जाके सीएम बन जाए। अब असम मैसेज भेजा गया कि आप राजस्थान जाओ, राजस्थान में जाके क्या बन जाओ? सीएम। हरदेव जोशी क्या राजीव है, क्या भयंकर राजीव है कि असम से भागे भागे जयपुर आए और मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली। इस राजी होने के अंदर असम के राज्यपाल पद से इस्तीफा देना भूल गए। भारत का संविधान कहता है कि एक ही आदमी एक साथ 2 संवैधानिक पदों पर, और ये एक साथ 2 संवैधानिक पदों पर थे। ये असम के जो थे राज्यपाल और राजस्थान के क्या थे? वो तो राजीव गांधी की गवर्नमेंट थी। आज दिन तक किसी पीएम को सबसे अधिक सीटें मिली है वो राजीव गांधी। संसद में सबसे अधिक सीटें लाने वाले पीएम कौन थे? 414 सीटें लाए थे। तो इंदिरा गांधी की डेथ हुई थी तो वो सहानुभूति पूरी की पूरी कांग्रेस के पक्ष में ही थी, तो राजीव गांधी को 414 सीटें तो तुति बोला करती थी सरकार की जी। हरदेव जोशी का वापस जाओ, वापस वो इस्तीफा दे के आओ, फिर बनो यहाँ सीएम। तो आरपीएससी के इंटरव्यू में फेवरेट सवाल है कि कौन सा एक राजस्थान का बंदा इसे राज्यपाल के बाद दोबारा मुख्यमंत्री बना दिया गया? कौन थे? बाकी जो राज्यपाल बन जाते हैं उनके वापस पॉलिटिक्स में उतरने की कोई भी चांस नहीं होते, पर हरदेव जोशी किस्मत काम की, नक्षत्र जोर मार रहे थे और वापस असम से कहा लेके आ गए इनको? राजस्थान। राज्यपाल से वापस क्या बनाया गया था? बताओ देखिए, मेवाड़ प्रजामंडल कब स्थापित किया गया था? 24 अप्रैल 1900। इसकी भी अपने को तारीख याद रखनी। यह बनाया गया था 1 अगस्त 1944। कब बनाया गया?
लिखो स्थापना फाउंडेशन 1 अगस्त 1944, 1 अगस्त 1944, 1 अगस्त 1944। देखो मैं कल परसों जब बिजोली आंदोलन पढ़ रहा था तब मैं बता भी रहा था, 1 अगस्त 1920 को बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हुई थी। किसकी मृत्यु हुई? तो बाल गंगाधर तिलक की डेथ एनिवर्सरी होती है 1 अगस्त। तो बाल गंगाधर तिलक की पुण्यतिथि के अवसर पर जो प्रजामंडल बनाया गया, प्रजामंडल कौन सा था? डूंगर। कौन सा था? कोष्टक में लिखो, तिलक की पुण्यतिथि के अवसर पर, ऑन डेथ एनिवर्सरी ऑफ तिलक, तिलक की पुण्यतिथि के अवसर पर, ऑन डेथ एनिवर्सरी ऑफ तिलक। तो तिलक की पुण्यतिथि के अवसर पर कौन सा प्रजामंडल बनाया गया था? डूंगरपुर, ऑन डेथ एनिवर्सरी ऑफ तिलक, तिलक की पुण्यतिथि के अवसर पर कौन सा प्रजामंडल बनाया गया? डूंगरपुर, डूंगरपुर प्रजामंडल बनाया गया था। अच्छा, सेकंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ, सेकंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ तो राज्य ने स्कूलें बंद कर दी, रियासत ने कहा कि भाई कहीं भी स्कूलें खोली। भोगीलाल पांड्या एक संगठन चलाया करते, उस संगठन का नाम था वागड़ सेवा संघ। क्या नाम था? वागड़ सेवा संघ। इधर ये प्रजामंडल बनी गया था, ये भी किसने बनाया? भोगीलाल पांड्या के बनाया। इन्होंने कहा ऐसे तो कैसे पार पड़ेगी, स्कूलें बंद कर रखी है, अपने को स्कूलें वापस खोलनी। तो कहा साहब राजा ने रोक लगा रखी है, राजा खोल ही नहीं रहा है स्कूल की, राजा नहीं खोले अपने खोलेंगे। इसलिए प्रजामंडल ने यात्राएं करनी शुरू की। क्या करनी शुरू की? यात्रा करके प्रजामंडल के नेता इस गांव में गए मान लो, और इस गांव में जाकर आ गए, हाँ भाई बताओ स्कूल चल रही है कि बंद है? गांव वालों का साहब बंद है, टाबर घर में बैठे हैं सारे हमारे। तो कहा चलो एक काम करते हैं, राजा तो स्कूल नहीं खोल रहा, अपने खुद ही स्कूल खोल लेते हैं। बताओ गांव में कोई लड़के पढ़े लिखे? गांव में 2 लड़कों ने हाथ खड़ा कर दिया, भाई हम 10वीं पढ़े हुए, तो आज के बाद तुम मास्टर हो, तुम पढ़ाओगे। पढ़ाए कहाँ, स्कूल तो ही नहीं। तो गांव में कोई सेठ जी खड़े हुए, सेठ जी ने कहा भाई मेरे आगे वाले 2 कमरे खाली पड़े, वहां क्लास लगा लो। तो गांव वालों की स्कूल, गांव वालों के टीचर, गांव वालों के बच्चे आपस में मिलजुल की स्कूलें शुरू कर दी, प्रजामंडल के कहने पे। किसके कहने पे? अब यात्रा अगले गांव गई, अगले गांव गई, अगले गांव गई, ऐसे स्कूलें खुलवाने के लिए यात्राएं की। क्या की? यात्राओं के लिए एक अच्छा शब्द होता है प्रयाण। क्या शब्द होता है? हर जगह जाके मीटिंग करते इसलिए बोलते हैं प्रयाण सभा। क्या बोलते हैं? तो कोई पूछेगा कौन से प्रजामंडल ने प्रयाण सभाओं का आयोजन किया था, तो कौन से प्रजामंडल है? प्रयाण का मतलब मार्च, यात्रा करना, सभा तो होगी असेंबली, लिख लो। प्रजामंडल ने प्रयाण सभाओं का आयोजन किया था, प्रजामंडल कंडक्टेड प्रयाण सभा, प्रजामंडल ने प्रयाण सभाओं का आयोजन किया था, प्रजामंडल कंडक्टेड प्रयाण सभा, प्रजामंडल ने प्रयाण सभाओं का आयोजन किया था, प्रजामंडल कंडक्टेड प्रयाण सभा। राजा को पता चला कि यार ये तो स्कूलें खोल रहे हैं, राजा ने कहा बंद कराओ भाई। ऐसे कैसे खोल सकते हैं, जब मैंने बंद कर रखी तो आपको बंद रखनी पड़ेगी। और ऐसा ही एक गांव था जहां पर स्कूल खोली हुई थी, उसका नाम था रास्तापाल। क्या नाम था? लिखो रास्तापाल घटना, रास्तापाल ट्रेजेडी। रास्तापाल घटना, रास्तापाल ट्रेजेडी। कब की घटना है बताओ देखिए? 19 जून 1947। रास्तापाल नाम का गांव है, वहां पे 2 माठ साहब है जिन्होंने स्कूलें खोल रखी है। एक माठ साहब का नाम है नाना भाई, एक माठ साहब का नाम है सेंगा भाई। क्या क्या नाम बताओ देखिए? नाना भाई और कौन से गांव में स्कूल खोल के बैठे हुए? अब राज्य ने कहा भाई हमने बंद कर रखी है तो बंद रखो। ये वैसा ही है कि कोरोना के अंदर सरकार ने कहा कि भाई दुकानें बंद, और अब यदि कोई दुकानें खोल ले तो पुलिस वालों ने जाके मोरिये बुला दिए, उठे लोगों को पकड़ पकड़ किया था। सेम यहाँ पे कि भाई सरकार ने कह रखा है स्कूल क्या की जाएगी बंद, प्रजामंडल कर रहा है स्कूलें खोल लो, वागड़ सेवा संघ वाले कह रहे हैं स्कूलें खोल लो। तो यहाँ पे सरकार की पुलिस गई और पुलिस ने जाके माठ साहब का, नाना भाई सेंगा भाई का, माठ साहब ताला लगाओ स्कूल के, चाबी हमें दो, घंटी बजा दो, टावरों कर जाओ रे। माठ साहब ने कहा कि नहीं, सरकार तो स्कूल खोलती नहीं, प्रजामंडल स्कूल खोल रहा है, वागड़ सेवा संघ स्कूल खोल रहा है, तो हम तो स्कूल खोलेंगे, हम स्कूलें बंद नहीं। पुलिस वालों ने कहा देखो माठ साहब टावरों के सामने भाषण दिया करो, हमारे सामने भाषण, हम स्कूल बंद करवाने के लिए आए, स्कूल बंद करनी पड़ेगी। माठ साहब ने स्कूल बंद नहीं की तो उन्होंने नाना भाई को गोली मार दी। किस गोली मार दी गई? सेंगा भाई को पूछा कि हाँ भाई आप बताओ सेंगा भाई क्या करना है? सेंगा भाई ने कहा भले ही गोली मार दो लेकिन स्कूल तो बंद ही। तो कहा गोली मारेंगे नहीं आपके, तो दोनों हाथों में बंधी रस्सी, जो गाड़ी लेके थे उसके पीछे घसीटा,
जो घसीटते हुए लेके जा रहे थे, तो स्कूल की एक बच्ची थी, उसका नाम था कालीबाई। क्या नाम था? 13 साल की भील बालिका, भील बच्ची थी, नाम क्या था? और कालीबाई अपने खेत से वापस आ रहे थे। कहां से वापस आ रही? खेत से। तो खेत में वो घास काटने के लिए गई थी, तो घास काटने वाली हंसिया, दांती, दांती बोलते हैं, दरांती, दांतली जिसको अपने कहते हैं, वो दांतली उसके हाथ में थी। और उसने जब देखा कि मेरे फेवरेट सर को, और उसको गुस्सा आया, वो भाग के गिर, उसने जाके वो रस्सी काट दी। पुलिस वालों ने इतना ही दिमाग लगाया, उन्होंने एक और गोली चलाई, कालीबाई शहीद हो गई। इस घटना में 2 लोग शहीद होते हैं, अध्यापक, भील बालिका। इन दोनों की मूर्तियां डूंगरपुर के अंदर एक तालाब पड़ता है, गेप सागर। कौन सा तालाब है? उस गेप सागर तालाब के पास किस किस की मूर्तियां लगाई गई है? कालीबाई और नाना भाई। एक अन्य अध्यापक सेंगा भाई इस घटना में घायल हो गए थे। कौन सी घटना में? याद रह जाएगी बातें, लिखो। अध्यापक नाना भाई तथा भील बालिका कालीबाई शहीद हो गए थे। टीचर नेम्ड नाना भाई एंड भील गर्ल कालीबाई वर मार्टियर्ड। अध्यापक नाना भाई तथा भील बालिका कालीबाई शहीद हो गए थे। टीचर नेम्ड नाना भाई एंड भील गर्ल कालीबाई वर मार्टियर्ड। अध्यापक नाना भाई तथा भील बालिका कालीबाई शहीद हो गए थे। टीचर नेम्ड नाना भाई एंड भील गर्ल कालीबाई वर मार्टियर्ड। भील बालिका कालीबाई शहीद हो गए थे। गेप सागर के पास इन दोनों की मूर्तियां लगाई गई है। गेप सागर में, डूंगरपुर में। स्टैच्यूज ऑफ बोथ ऑफ देम आर लोकेटेड नियर गेप सागर। गेप सागर के पास इन दोनों की मूर्तियां लगाई गई है। स्टैच्यूज ऑफ बोथ ऑफ देम आर लोकेटेड नियर गेप सागर। स्टैच्यूज ऑफ बोथ ऑफ देम आर लोकेटेड नियर गेप सागर। गेप सागर के पास इन दोनों की मूर्तियां लगाई गई है। और कालीबाई के नाम पर तो खूब सारे मेडल दिए जाते हैं। कालीबाई स्कूटी योजना चलती है किस क्षेत्र में? शिक्षा, लड़कियों की शिक्षा के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? कालीबाई, लिख लो। बालिका शिक्षा के क्षेत्र में कालीबाई पुरस्कार दिया जाता है। कालीबाई अवार्ड इज गिवन फॉर गर्ल्स एजुकेशन। बालिका शिक्षा के क्षेत्र में कालीबाई पुरस्कार दिया जाता है। कालीबाई अवार्ड इज गिवन फॉर गर्ल्स एजुकेशन। बालिका शिक्षा के क्षेत्र में कालीबाई पुरस्कार दिया जाता है। कालीबाई अवार्ड इज गिवन फॉर गर्ल्स एजुकेशन। आदिवासी इलाकों, वहां बेसिकली ज्यादा जो बच्चियां पढ़ती है, स्कूटी योजना तो पूरा राजस्थान में ही है, राजस्थान में ही स्कूटी वाली तो। पर वैसे बेसिकली जो आदिवासी क्षेत्रों में बच्चियां पढ़ती है, उनको जो मेडल मिलता है, मेडल कौन सा है? कालीबाई मेडल मिलता है। कितने लोग डूंगरपुर बांसवाड़ा से हैं क्लास में? लड़कियां कितनी है? 1 2, चलो हाथ नीचे कर लो। बच्चियां कम ही पढ़ती है उधर, लड़कियों के पढ़ने की दर कम है। भेजती नहीं है, ज्यादा दूर पड़ गया इधर। ये तो डूंगरपुर बांसवाड़ा साइड में वैसे थोड़ा एजुकेशन वाला कम है कि गुजरात नजदीक है, तो व्यापार वाला ज्यादा है। तो जैसे आपने 10th किया गुजरात, 8वीं की उसके बाद गुजरात, सारे कमाने के लिए कहां चले जाते हैं? गुजरात। तो वहां नौकरी वाला क्रेज ही थोड़ा कम रहता है अपने आप। फिर जयपुर दूर पड़ जाता है, तो जयपुर तक मारामारी नहीं, इधर तक। यदि कोई तैयारी करनी भी हो तो उदयपुर थोड़ा नजदीक है, उदयपुर गए कोचिंग करके, वहां से वापस आ गए। उसमें आदिवासी बेल्ट में लड़कियों वाला थोड़ा और कम हो गया। ये मुझे इसलिए भी याद आया कि 2 साल पहले, 2 साल हो गए होंगे शायद, राजस्थान सरकार ने एक बार कोई एक स्कीम चलाई कि आदिवासी बच्चियों को हम आरएस की तैयारी करवाएंगे। 100 बच्चियों को, ऐसे कुछ। सरकार ने कहा हम ही उनको लेंगे, जयपुर के अंदर हम ही रखेंगे, हम ही उनको कोचिंग करवाएंगे, रहना खाना पीना सब कुछ हमारा। 100 बच्चियों को यहाँ पर एडमिशन देंगे। अब सरकार कैसे पढ़ाएगी भाई? सरकार के पास आरएस की तैयारी करवाने का क्या साधन हो? तो सरकार ने कहा भाई जब बच्चियों को तैयारी करवानी तो राजस्थान की सबसे अच्छी कोचिंग से करवाई जाए। राजस्थान की सबसे अच्छी कोचिंग कौन सी? तो सरकार ने अपने से कांटेक्ट किया, यार आप 100 बच्चियां हैं हमारी, और इनको आप पढ़ा दो और इनकी फीस हम दे देंगे। तो ठीक है, भेज दो आप। हमारे जी खूब सारे बैच चलते हैं, किसी भी बैच के अंदर भेज दो और उनके अंदर बैठ के पढ़ लेंगे, फाउंडेशन कोर्स करवा देंगे हम इनको। फीस कितनी है? भाई हमारे तो 94 है। सरकार ने कहा इतना तो नहीं देंगे, इतने रुपए तो सरकार के पास नहीं है। इतने रुपए नहीं तो हम कैसे पढ़ाएं? उनका यार देखो यार, हम आदिवासी बच्चियों के लिए कर रहे हैं तो आप भी करो। तो सर ने कहा भाई ठीक है, आप कितनी दे दोगे? तो उनका हम तो हाफ फीस देंगे, आधी फीस देंगे। आधी तो आदिवासी बच्चियां यदि आएगी वहां से, सरकार यदि उनका रहना खाने पीने का सब कुछ ही कर रही है, तो फिर हम अपनी तरफ से इतना कर देते हैं, आप तो भेज दो उनको। आप तो कोई बैच में भेज देना, आप तो वो बच्ची आए
तब वो सरकार का कोई ना कोई कार्ड लेके आ जाए, हम उसको बिठा लेंगे यहाँ पर। सरकार ने कहा ना ना ऐसे नहीं करेंगे, तो उन बच्चों को अलग से पढ़ाना पड़ेगा, तुम्हारे बैच में नहीं बैठेगी। तो कहे तो यार दिक्कत करो भाई, कहाँ पढ़ाना पड़ेगा? तो कहा महारानी कॉलेज के अंदर वहां हम कैंपस उपलब्ध करवा देंगे, वहां के पढ़ाना पड़ेगा। सर ने वापस हमसे इन बात की, सब स्टाफ वालों से इनकी, यार ऐसे ऐसे सरकार ये कर रही है, अपना यूं मन भी है कि यार आदिवासी क्षेत्र में बच्चियों के लिए किया जा रहा है तो अपने को करना ही चाहिए, पर वहां वाला अपने मैनेज कर लेंगे क्या? कर लेंगे मैनेज, एक ही तो बेच संभालना, एक बेच संभाल लेंगे, 2 मास्टरों की ड्यूटी लगेगी, चले जाएंगे, और तो क्या है भाई, 2 बेच 2 क्लासें हो जाएगी, 2 घंटे की, धीरे धीरे एक बार 2 मास्टर जाएंगे, 2 मास्टर जाएंगे, यूं करके चला लेंगे सर थोड़ा। तो सर ने नवीन जी को कोऑर्डिनेटर बना रखा, नवीन जी आप सरकार से बात करो। नवीन जी ने सरकारों को कहा डन। तो सरकार ने कहा कि ठीक है, तो आप क्लासरूम वगैरह देख लो। क्लासरूम वगैरह देखने गए तो वहां बोर्ड वगैरह वो लगे हुए, पहले वाले मार साहब वाला नहीं है, हम भी उन्हीं पे लिखते थे चौक वाला। तो कहा भाई थोड़े बोर्ड वोर्ड तो ढंग के लगा दो। सरकार ने कहा अब इतने रुपए नहीं, बोर्ड ढंग के लगा दो, तुम्हारे मास्टर को इसी पे पढ़ाएंगे, इसी पे पढ़ाना पड़ेगा। तो हमने कहा चलो बोर्ड हम लगा लेंगे। बोर्ड की तो एक बात, इतनी क्लासों में बोर्ड लगा रखा अपने, एक माना एक क्लास वहां और है, एक बोर्ड और लगा ले। तो ठीक है, कहा बोर्ड ही हम दे देंगे, पढ़ाने भी हम आ जाएंगे, आप तो बता देना कब पढ़ाने के लिए आना है। तो कहा 100 बच्चियां होते ही हम आपको बुला लेंगे। अभी तक तो बुलाया नहीं। इसका मतलब 100 स्टूडेंट अभी तक सरकार के पास हुए। तो मुझे यूं बड़ा ताज्जुब हुआ गया यार, आदिवासी क्षेत्रों में यहाँ तक जयपुर तक आना भी कितनी बड़ी बात हो गई। डूंगरपुर बांसवाड़ा के बच्चे इधर आते नहीं, और आपकी क्लास में तो मैं फिर भी कह रहा हूँ कि आपने 10-12 लोगों ने हाथ खड़े कर दिए, और इन सालों में थोड़ा बढ़ा है। मैं पिछले 2 साल में देख रहा हूँ आप डूंगरपुर बांसवाड़ा के बच्चे खूब सारे आने लग गए, वरना पहले यूं क्लास में देखना पड़ता एक आधा तो है। वो तो रेयर बच्चे इधर आया करते तैयारी करने, पहले आरएस की तैयारी करने लोग भी कम आते, बाकी सब क्षेत्रों से कम थे तो यहाँ से भी कम थे, अब सब क्षेत्रों से ज्यादा आ रहे तो यहाँ से भी थोड़े ज्यादा आने लगे, पर वही 10-12 का रेशियो रहता है। एक मुझे कोई बैच याद आता है, मैं बोल रहा हूँ कौन सा, कोई B11 था कुछ ऐसा, कोई एक बैच था, पुराना बैच था, F10 था ऐसा। उस बैच के अंदर एक कॉलेज से एक साथ ही 15-16 बच्चे आ गए, 7-8 लड़के 7-8 लड़कियां, पूरा एक ग्रुप ही था, वो एक साथ ही आ गए। और मैं गलती से और बोल गया, मैं डूंगरपुर बांसवाड़ा के लोग पढ़ने तो आते नहीं, वो 16 खड़े हुए गिल्ला है। हम आ रहे ला कहाँ पढ़ाना है, तू पढ़ा देगे। अरे हम बैठ जाओ, अब इतने सारे आगे क्या इस बैच के अंदर। तो अब तो सरकार ने पता नहीं अब योजना चालू भी है बंद भी कर दी। बीच में तो राजस्थान गवर्नमेंट की जो एक बुक आती है सूजस, तो सूजस में लिखा हुआ और दिया सरकार ने। राजस्थान भाई सरकार क्या करती है, सूजस में छापती है हमने क्या क्या किया है, तो उसमें लिखा राजस्थान सरकार 100 आदिवासी छात्राओं को स्प्रिंग बोर्ड कोचिंग के माध्यम से पढ़ा रही है। मैं कहा हमने तो नहीं देखा काम पढ़ा रही है, बस सरकार ने लिखा भाई हम पढ़ा रहे हैं हम, पर वो कहाँ पढ़ा रहे हैं कहाँ नहीं पढ़ा रहे, सरकार जाने, सरकार का काम जाने। तो यहाँ प्रयाण सभाएं ये सब इसीलिए बनाई गई कि एजुकेशन किया जाए, तो उस टाइम से प्रयास किए जा रहे। तो कौन से गांव की घटना है? रास्तापाल। कब की घटना है? कौन से अध्यापक, कौन सी भील बालिका, इनकी मूर्तियां कहां पर है? और एक अध्यापक घायल हुए थे, इनका नाम क्या था? ये भी इस लाइन लिख लो इसी में। इस घटना में एक अन्य अध्यापक सेंगा भाई घायल हो गए थे। And another teacher named सेंगा भाई got injured in this incident. इस घटना में एक अन्य अध्यापक सेंगा भाई घायल हो गए थे। And another teacher सेंगा भाई got injured. तो आप डूंगरपुर बांसवाड़ा वाले बच्चे इस बार जाके क्षेत्र में प्रचार करना, यार सरकार फ्री पढ़ा रही है, जाओ उधर, कम पैसे में सरकार ही दे रही है पैसे हैं पेरेंट्स को। हाँ हाँ, तो ये तुम करो, तुम नहीं कर सकती, तुम बन जाओ काली बाई, उधर जागे हूं, शिक्षा के क्षेत्र में अलग जगह हो तुम है। चलो क्या लिखा है? इस घटना में एक अन्य अध्यापक सेंगा भाई घायल हो गए थे। एंड अनदर टीचर सेंगा भाई गॉट इंजर्ड इन दिस इंसिडेंट। एक घटना और भी ऐसी यहाँ पर, गांव का नाम था पुनावाड़ा। पुनावाड़ा घटना, पुनावाड़ा इंसिडेंट, पुनावाड़ा ट्रेजेडी। वो जून की बात है, ये मई की। वही था, स्कूल खुली हुई थी, बंद करवाने के लिए गए थे, मार साहब के साथ मारपीट करके स्कूल बंद करवा दिया। मार साहब का नाम था शिवराम भील। क्या नाम था? तो इस घटना में कौन से मार साहब घायल हुए? बस नाम नाम याद रख लो, कोई पूछेगा शिवराम भील नामक अध्यापक कौन सी घटना से जुड़े हुए थे, तो कौन सी घटना से? पुनावाड़ा लिख लो। शिवराम भील नामक अध्यापक घायल हो गए थे। A teacher named शिवराम भील got injured. शिवराम भील नामक अध्यापक
घायल हो गए थे। A teacher named शिवराम भील got injured. कौन घायल हो गए थे? रास्तापाल घटना में तो कौन कौन शहीद हुए? नाना भाई और काली भाई। घायल कौन हुए? सेंगा भाई। इसमें घायल कौन हुए? शिवराम। चलो अगला प्रजामंडल आ जाओ। कौन सा है? जैसलमेर। संस्थापक लिख लो मीठालाल व्यास। बताओ देखे बीकानेर वाला प्रजामंडल कहां बनाया गया था? कोलकाता। भरतपुर वाला अभी पढ़ा हमने, रेवाड़ी। सिरोही वाला बॉम्बे। ये वाला प्रजामंडल बना था जोधपुर। कहां बनाया गया? लिखो, प्रजामंडल की स्थापना जोधपुर में की गई थी। प्रजामंडल वॉज फाउंडेड एट जोधपुर। प्रजामंडल की स्थापना जोधपुर में की गई थी। प्रजामंडल वॉज फाउंडेड एट जोधपुर। प्रजामंडल की स्थापना कहां की गई? फिर यहाँ एक बंदे और थे जैसलमेर के अंदर जिनका नाम था रघुनाथ सिंह। क्या नाम था? और इन्होंने यहां पर एक संगठन और बना रखा था, माहेश्वरी नवयुवक मंडल। क्या बना रखा था? माहेश्वरी नवयुवक। लिख लो, रघुनाथ सिंह का संगठन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रघुनाथ सिंह। माहेश्वरी नवयुवक मंडल। हाँ, मीठालाल व्यास फाउंडर है। और एक अन्य लिख लो, रघुनाथ सिंह का संगठन, अदर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रघुनाथ सिंह। लिख लो, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रघुनाथ सिंह। क्या नाम है उसका? माहेश्वरी नवयुग। को सिंपल पूछे, माहेश्वरी नवयुग मंडल कहां बनाया गया? जैसलमेर। किसके द्वारा बनाया गया? रघुनाथ सिंह। रघुनाथ सिंह आगे हम जिक्र पढ़ेंगे, वापस एक बार आएगा तो वापस पूछूंगा आपसे, तो आप बता देना। अगला प्रजामंडल आ जाओ बोले। कर लिया? रघुनाथ सिंह के संगठन का नाम क्या है? माहेश्वरी नवयुवक मंडल। कौन से प्रजामंडल के तहत? अगला कौन सा है? संस्थापकों के नाम नाम लिखने। प्रतापगढ़। अमृतलाल पायक। चुन्नीलाल प्रभाकर। ठक्कर बापा। क्या नाम बताओ देखे? अमृतलाल पायक, चुन्नीलाल प्रभाकर, ठक्कर बापा। दोबारा बताओ नाम। चुन्नीलाल प्रभाकर और ठक्कर। ठक्कर बापा बड़े नेता हुए थे भाई, आदिवासियों के बड़े नेता हुए थे। जब देखो अपने जनजातीय आंदोलन पढ़ाए, तब मैंने जयपुर के अंदर एक आंदोलन पढ़ाया, मीणा आंदोलन। कौन सा? तो जब मीणा आंदोलन चल रहा था तो इन्होंने मीणा आंदोलन की फेवर में जयपुर के प्रधानमंत्री को लेटर लिखा था, ठक्कर बापा ने। किसने लिखा था? किसको लेटर लिखा? और जयपुर के प्रधानमंत्री थे मिर्जा इस्माइल। कौन थे? कौन से आंदोलन के टाइम? मीणा आंदोलन के टाइम। किसने लेटर लिखा? किसको लिखा? मिर्जा इस्माइल कौन थे? ये नीचे लिख लो और बॉक्स में बंद कर दो। लिखो, मीणा आंदोलन के दौरान, ड्यूरिंग मीणा मूवमेंट। मीणा आंदोलन के दौरान, ड्यूरिंग मीणा मूवमेंट, ठक्कर बापा ने जयपुर के प्रधानमंत्री मिर्जा इस्माइल को पत्र लिखा था। ठक्कर बापा रोट ए लेटर टू जयपुर पीएम मिर्जा इस्माइल। ठक्कर बापा ने जयपुर के प्रधानमंत्री मिर्जा इस्माइल को पत्र लिखा था। ठक्कर बापा रोट ए लेटर टू जयपुर पीएम मिर्जा इस्माइल। जयपुर के प्रधानमंत्री मिर्जा इस्माइल को पत्र लिखा था। किसने? ठक्कर बापा। कौन से आंदोलन के दौरान? किसको लेटर लिखा? मिर्जा इस्माइल। ये कौन थे जयपुर के? अब हम लास्ट प्रजामंडल लिख लो। कौन सा बच गया? झालावाड़। संस्थापक लिख लो।
कौन कौन है नाम बताओ देखे। मांगीलाल भव्य, मकबूल आलम, कन्हैयालाल मित्तल। क्या क्या नाम दोहराता हूं? मांगीलाल भव्य, मकबूल आलम और कन्हैयालाल। तनसुखलाल मित्तल तो किसमें? कोटा। कन्हैयालाल मित्तल किसमें? झालावाड़। दो अलग अलग मित्तल है। कोटा झालावाड़ पास पास में। कोटा के अंदर तो कौन से है? तनसुखलाल मित्तल। और इधर कोटा में झालावाड़ में कौन है? कन्हैयालाल। याद रह जाएंगे दोनों अलग अलग आपके। कैसे कोटार कैसे कन्हैया नहीं है, अलग अलग है। कन्हैयालाल जी कोटा में नहीं है, कन्हैयालाल जी किसमें है? झालावाड़। कोटा वाले तो मित्तल जी कौन है? झालावाड़ में एक राजा थे, उन राजा का नाम था हरिश्चंद्र। क्या नाम था? कहां के राजा? अच्छा मुझे बताओ, ये जो प्रजामंडल बनते थे, इन प्रजामंडलों की मुख्य मांग क्या होती थी? उत्तरदायी शासन, रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। झालावाड़ वाला सबसे लास्ट में बना दो, इनमें जोश ज्यादा था, अरे उत्तरदायी शासन लाते हैं। सारे के सारे झालावाड़ के राजा के पास गए, उत्तरदायी शासन स्थापित करो, उत्तरदायी शासन स्थापित करो। राजतंत्र मुर्दाबाद, लोकतंत्र जिंदाबाद। राजा बाहर है, हरिश्चंद्र राजा ने कहा हाँ भाई बताओ क्या समस्या है, क्यों शोर मचा रहे हो सुबह सुबह? कहा साहब उत्तरदायी शासन स्थापित करना पड़ेगा। क्या स्थापित करना पड़ेगा? रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। राजा ने कहा ये क्या होता है? कि उसमें आपके पास पावर नहीं रहेगी, आप सीट पे तो बैठे रहोगे लेकिन आपके पास पावर सारी प्रधानमंत्री के पास होगी। और प्रधानमंत्री एक जनता के अंदर से बनाना पड़ेगा। एक आदमी को जनता के अंदर से प्रधानमंत्री बनाओ, सारी पावर उसको दो, फिर वो अपने मंत्री बनाएगा, शासन अपने हिसाब से चलाएगा। आप सीट पे बैठे रहोगे, आपको सीट से तो हटाएंगे नहीं, लेकिन आपके पास पावर नाम मात्र का राजा होगा। हरिश्चंद्र ने कहा ठीक है, बताओ किसको प्रधानमंत्री बनाना है? उनको लगा राजा जी जल्दी मान गए। समझ में आ गया ना आपके क्या करें हम? आपके पास कोई पावर नहीं बचेगी, सारी पावर किसके पास आ जाएगी? प्रधानमंत्री। राजा ने कहा आ गया बात समझ में। प्रधानमंत्री जनता के अंदर से बनाना, हाँ तो तुम बताओ किसको बनाना है? अभी बना देता हूं। पक्का? आप सारी पावर उसको दे दोगे? हाँ यार क्या दिक्कत है, पावर दे देंगे, तुम तो बताओ बनाना किसको है। का नहीं, कंसेप्ट क्लियर नहीं हुए आपके। हम एक बार वापस समझाते हैं। आपके पास कोई पावर नहीं बचेगी, सारी पावर किसके पास आ जाएगी? और प्रधानमंत्री किसके अंदर से बनाया जाएगा? राजा ने कहा मैं समझ गया, मैं समझा दूं तुम्हें। मेरे पास कोई पावर नहीं रहेगी, सारी पावर किसके पास जाएगी? प्रधानमंत्री किसके अंदर से बनाना पड़ेगा? तुम तो ये बताओ प्रधानमंत्री बनाना किसको है? कहा साहब जब आप सारी बातें मान ही रहे हो तो प्रधानमंत्री अपने हिसाब से बना दो। क्या पक्का? कि हाँ का मैं हूं। आज के बाद मुझे कोई राजा नहीं कहेगा, आज के बाद मुझे क्या कहोगे सारे? लिखो, राज राणा हरिश्चंद्र के नेतृत्व में, अंडर लीडरशिप ऑफ राज राणा हरिश्चंद्र। झालावाड़ वाले राजा नाम क्या क्या लगाया करते थे? राजराणा। राज राणा हरिश्चंद्र के नेतृत्व में, अंडर लीडरशिप ऑफ राज राणा हरिश्चंद्र, उत्तरदायी शासन की स्थापना की गई थी। रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट वॉज स्टैब्लिश्ड। उत्तरदायी शासन की स्थापना की गई थी। रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट वॉज स्टैब्लिश्ड। उत्तरदायी शासन की स्थापना की गई थी। कोई पूछ ले भाई राजा के नेतृत्व में कहीं उत्तरदायी शासन आ गया था तो कहां गया था? झालावाड़। कौन से राजा के? कौन है ये भाई? आपके राजस्थान के कौन से आंदोलन है? प्रजामंडल मतलब जनता की पार्टियां, और कैसे कैसे उन्होंने आंदोलन किए। अच्छा क्या केवल राजस्थान में प्रजामंडल बने, बाकी पार्टियां नहीं बनी? और भी बनी छोटी मोटी कई पार्टियां। अगला हेडिंग डालो, राजस्थान के राजनीतिक एवं सामाजिक संगठन, पॉलिटिकल एंड सोशल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ राजस्थान। राजस्थान के राजनीतिक एवं सामाजिक संगठन, पॉलिटिकल एंड सोशल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ राजस्थान। राजस्थान के राजनीतिक एवं सामाजिक संगठन। और कौन कौन से संगठन काम कर रहे थे यहाँ पे? राजनीतिक एवं सामाजिक संगठन, पॉलिटिकल एंड सोशल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ राजस्थान। एक नंबर लगा के लिखो, आर्य समाज। कौन सा संगठन? आर्य समाज अपना राजस्थान का था नहीं, आर्य समाज पूरे भारत का संगठन था, पर उसने राजस्थान में भी काम किया था। आर्य समाज की स्थापना तमाम लोग जानते हैं कि आर्य समाज की स्थापना किसने की? स्वामी दयानंद सरस्वती। किसने की?
स्वामी दयानंद सरस्वती। 1875 में बॉम्बे में कब की गई आर्य समाज की स्थापना? 1875। 1875 में कहां की गई? बॉम्बे। किसके द्वारा? किसकी स्थापना की गई? किसकी गई? अरे लिखो 1875 ईस्वी इन 1875 एडी। 1875 ईस्वी में इन 1875 एडी स्वामी दयानंद सरस्वती ने बॉम्बे में आर्य समाज की स्थापना की थी। स्वामी दयानंद सरस्वती फाउंडेड आर्य समाज एट बॉम्बे। स्वामी दयानंद सरस्वती ने बॉम्बे में आर्य समाज की स्थापना की थी। स्वामी दयानंद सरस्वती फाउंडेड आर्य समाज एट बॉम्बे। स्वामी दयानंद सरस्वती ने बॉम्बे में आर्य समाज की स्थापना की थी। बॉम्बे में किसकी स्थापना की? आर्य समाज। कब की? 1875 में। और कहां पे की गई? बॉम्बे। किसके द्वारा की गई? किसकी स्थापना की गई? ये हुआ क्या था, मोटा मोटा थोड़ी सी बात बताता हूँ कि भारत में जब अंग्रेजों का राज आया तो अंग्रेजों ने अपने सोशल रिफॉर्म किए कि अंग्रेजों ने कहा भाई सती प्रथा बंद कर दो, अंग्रेजों ने कहा विधवाओं की शादी होनी चाहिए, बाल विवाह नहीं होने चाहिए, लड़कियों को पढ़ाना चाहिए। और तो अपने फैन हुए अंग्रेजों का, अपने लगा यार अंग्रेज बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, राजा राम मोहन राय इन सबने तारीफें की, अरे देखो अंग्रेज कितना अच्छा काम कर रहे हैं। तो एक बंदे हैं जिन्होंने ये कहना शुरू किया, उन बंदे का नाम क्या है? स्वामी दयानंद सरस्वती। इन्होंने कहा भाई इसमें अंग्रेजों का क्या है, अपने समाज में पहले ये बातें थी नहीं, हम तो अंग्रेजों से पहले से जानते हैं कि सती प्रथा होनी नहीं, जातिवाद जाति प्रथा नहीं होनी चाहिए। हम अंग्रेजों के पहले से जानते हैं विधवाओं की शादी होनी चाहिए, बच्चों की कम उम्र में शादी नहीं होनी चाहिए, लड़कियों को पढ़ाना चाहिए। ये तो बीच में हम खुद ही खराब हो गए। तो हमें सुधार करने के लिए अंग्रेजों की तरफ देखने की आवश्यकता। तो साहब कहां लिखा हुआ है कि हम सती प्रथा नहीं करते, हम तो इतने सालों से कर रहे हैं। तो दयानंद सरस्वती ने कहा भारत की सबसे पुरानी किताब है ऋग्वेद। कौन सी है? ऋग्वेद में 10 चैप्टर है। कितने चैप्टर है? 10 मंडल। 10 मंडल है, उसके अंदर 10 भागों में विभाजित, 10 मंडलों में। दयानंद सरस्वती ने कहा सबसे पुरानी किताब है ऋग्वेद। ऋग्वेद में कितने मंडल है? 10। आप तो 10 मंडल पढ़ के बताओ कि कहां लिखा हुआ है कि महिलाओं को सती करना चाहिए? साहब इसमें नहीं लिखा हुआ। बताओ कहां लिखा हुआ है कि विधवाओं की शादी नहीं करनी चाहिए? इसमें लिखा हुआ करनी चाहिए। बताओ कहां लिखा हुआ है कि कम उम्र में बच्चों की शादी कर देनी चाहिए? नहीं, उल्टा लिखा है एक उम्र होने के बाद ही शादी की जानी चाहिए। कहां लिखा हुआ है कि लड़कियां पढ़नी नहीं चाहिए? इन्हें इसमें लिखा हुआ है कि ऋग्वेद के मंत्र रचने वाली खुद लड़कियां थी। गौशासिकता, अपाला, लोपा, मुद्रा और कक्षावृत्ति, इन्होंने ऋग्वेद के मंत्रों की रचना की थी। ये बताओ कहां लिखा हुआ है कि जाति होती है, जातियां ऊंची नीची होती है, जातियों में छुआछूत होती है? कि नहीं, उल्टा 9वें मंडल के अंदर एक छात्र कहता है कि मैं छात्र हूं, मेरे पिता वैद्य और मेरी मम्मी आटा पीसती है। इसका मतलब एक ही परिवार में 3 प्रकार के लोग हैं। और इसमें लिखा हुआ है जो जैसा काम करेगा उसका वही वर्ण होगा। और यदि कोई बंदा अपना काम चेंज कर लेता है तो उसका वर्ण भी क्या हो जाएगा? चेंज। यदि मैं आज पढ़ता और पढ़ाता हूं तो मैं ब्राह्मण हूं, और मुझे लगे कि यार सुबह से शाम तक पढ़ना पढ़ाना कंठ खराब हो जाएंगे थोड़ी साल में, इसे ऐसा जिम जाके बॉडी बनाते हैं, अपने फौज में शामिल हो जाते हैं, तो मैं क्षत्रिय हूं। थोड़े साल बाद मुझे लगेगा यार फौज में क्या भरोसा है, कब कोई गोली आगे लग जाए, मरमुरा जाए फालतू के अंदर, अपने तो गांव जाके खेत पड़ा है, बाजरा बोलेंगे, खेत में मजे करेंगे अपने, तो मैं वैसे हूं यदि मैं उत्पादन का कार्य करता हूँ। फिर मुझे लगा यार अपने खेती तब होती है जब राम जी राजी रहते हैं, तो यार भूखे मरने की स्थिति आ जाती है, इससे अच्छा किसी बाणिये की दुकान में जाकर नौकरी करते हैं, तो मैं सेवा करता हूं कहीं भी जाके, तो मैं शुद्र हूं। इसका मतलब मैं जैसा काम करूंगा वैसा मेरा क्या हो जाएगा? वर्ण। यह भी हो सकता है कि मैं पढ़ता और पढ़ाता हूं तो मैं क्या हूं? ब्राह्मण। मेरा भाई यदि फौज में शामिल हो जाए तो मेरा भाई क्या हो जाए? क्षत्रिय। मेरे अंकल का बेटा यदि खेती करता तो वो क्या होगा? वैश्य। उनका एक और बेटा यदि किसी दुकान में जाकर नौकरी करे तो वो क्या है? शूद्र। इसका मतलब एक ही परिवार में 4 प्रकार के लोग, और यदि एक ही परिवार में 4 भाई अलग अलग काम कर रहे हैं, अलग अलग वर्ण है, तो छुआछूत किस बात की? तो यदि जाति नहीं, यदि कर्म आधारित वर्ण व्यवस्था है तो जाति नहीं, और जाति नहीं तो आपस में छुआछूत भी। तो उनका हम तो ये कुछ भी नहीं करते थे, तो भाई साहब बीच में बिगड़ गए। इसलिए हमें हमारे में सुधार करने के लिए अंग्रेजों की तरफ देखने की आवश्यकता, हमारे सुधार करने के लिए आर्यों की तरफ देख लो। किसकी तरफ देख लो? और आर्यों का जो समाज था वो किसमें लिखा हुआ है? ऋग्वेद। किसमें लिखा हुआ है? ऋग्वेद के जो लोग हैं उन लोगों को क्या कहा गया? आर्य। आर्य मतलब श्रेष्ठ। वो जो श्रेष्ठ लोग थे उनकी तरफ देख लो। इसलिए अपने को अंग्रेजों की तरफ देखने की आवश्यकता नहीं, वेदों की ओर लौटो। क्या नारा दिया? बैक टू द वेदास। वेदों में लौटो, वेदों में जो लिखा हुआ हम वैसा समाज बनाएंगे। वेदों का समाज आर्यों का समाज, इसलिए हम कैसा समाज बनाएंगे? आर्य समाज। ऐसा घोषणा करने वाले कौन थे? कब कर रहे थे? 1875। कहां पे?
पर बॉम्बे में 1875 में आर्य समाज की स्थापना से पहले वो राजस्थान आने लग गए थे। राजस्थान वो इससे ठीक 10 साल पहले आए थे 1865 में, जब उनको करौली के एक राजा बुलाते हैं मदनपाल। कौन बुलाते हैं? याद है मदनपाल, है ना? कोटा के राजा की सहायता की तो अंग्रेजों ने तोपों की सलामी दी थी, पढ़ा था। तो इन मदनपाल ने इनको करौली बुलाया था। दयानंद सरस्वती राजस्थान में सबसे पहले कहीं आए तो कहाँ आए थे? किसके बुलाने पे? कब? इसको पहले इस लाइन को बॉक्स में बंद करो, जितना ऊपर लिखा है इसको अलग से बंद कर दो, ताकि दिखे आपको कि आर्य समाज बॉम्बे का है, अलग से अपने अलग घटनाएं पढ़ेंगे। लिखो 1865 ईस्वी में, इन 1865 एडी, 1865 ईस्वी में, इन 1865 एडी, राजा मदनपाल के बुलाने पर, ऑन इनविटेशन ऑफ किंग मदनपाल, राजा मदनपाल के बुलाने पर, ऑन इनविटेशन ऑफ किंग मदनपाल, राजा मदनपाल के बुलाने पर, ऑन इनविटेशन ऑफ किंग मदनपाल, स्वामी दयानंद सरस्वती ने करौली की यात्रा की थी। स्वामी दयानंद सरस्वती विजिटेड करौली, स्वामी दयानंद सरस्वती ने करौली की यात्रा की थी। स्वामी दयानंद सरस्वती विजिटेड करौली, स्वामी दयानंद सरस्वती ने करौली की यात्रा की थी। स्वामी दयानंद सरस्वती विजिटेड करौली, यह उनकी पहली राजस्थान यात्रा थी। इट वॉज हिज फर्स्ट राजस्थान विजिट, यह उनकी पहली राजस्थान यात्रा थी। इट वॉज हिज फर्स्ट राजस्थान विजिट। एटीन 1881 के अंदर बाद में आते हैं भरतपुर। कहां पर आते हैं? लिखो 1881 ईस्वी में इन्होंने भरतपुर की यात्रा की थी। इन 1881 एडी ही विजिटेड भरतपुर। 1881 ईस्वी में इन्होंने भरतपुर की यात्रा की थी। इन 1881 एडी ही विजिटेड भरतपुर। अब तक आर्य समाज बन गया था, पॉपुलर हो गए। भरतपुर आए तो राजस्थान वालों को, बाकियों को पता चला कि आजकल स्वामी जी कहां पर आ रखे हैं, भरत। तो स्वामी जी कहा गया हमारे भी आओ। तो स्वामी जी इसी टाइम अजमेर जाते हैं और अजमेर जाके बनाते हैं आर्य समाज। क्या बनाते हैं? आर्य समाज बनाते हैं। इसी टाइम जयपुर आते हैं और जयपुर आके बनाते हैं वैदिक धर्म सभा। क्या बनाते हैं भाई? आर्य समाज का वर्णन तो कौन किस में लिखा? वेदों में। तो कैसा धर्म स्थापित करेंगे हम? वेदों में जो धर्म है। तो जयपुर के अंदर तो क्या बनाएगी? वैदिक धर्म सभा। और अजमेर में क्या बनाया गया? आर्य समाज। लिख लो इसी समय, दिस टाइम, इसी समय, दिस टाइम अजमेर में आर्य समाज, आर्य समाज एट अजमेर, अजमेर में आर्य समाज, आर्य समाज एट अजमेर, तथा जयपुर में वैदिक धर्म सभा की स्थापना की गई। एंड वैदिक धर्म सभा एट जयपुर वर फाउंडेड। आर्य समाज एट अजमेर एंड वैदिक धर्म सभा एट जयपुर वर फाउंडेड। अजमेर में आर्य समाज तथा जयपुर में वैदिक धर्म सभा की स्थापना की गई। आर्य समाज एट अजमेर एंड वैदिक धर्म सभा एट जयपुर वर फाउंडेड। अजमेर में आर्य समाज तथा जयपुर में वैदिक धर्म सभा की स्थापना की गई। आर्य समाज एट अजमेर एंड वैदिक धर्म सभा एट जयपुर वर फाउंडेड। आप पॉपुलर और वे इन्हीं दिनों अपने मेवाड़ में एक बहुत बड़े विद्वान हुआ करते, उनका नाम था कवि राजा श्यामल दास जी। क्या नाम था? तो कवि राजा श्यामल दास जी ने कहा कि स्वामी जी मेवाड़ पधारो। कहां पधारो? तो किसके कहने पर मेवाड़ गए? लिख लो कवि राजा श्यामल दास जी के बुलाने पर, ऑन इनविटेशन ऑफ कवि राजा श्यामल दास जी, कवि राजा श्यामल दास जी के बुलाने पर, ऑन इनविटेशन ऑफ कवि राजा श्यामल दास जी, कवि राजा श्यामल दास जी के बुलाने पर, ऑन इनविटेशन ऑफ कवि राजा श्यामल दास जी, स्वामी जी मेवाड़ चले गए। स्वामी जी मूव्ड टू मेवाड़। स्वामी जी मेवाड़ चले गए। स्वामी जी मूव्ड टू मेवाड़। स्वामी जी मेवाड़ चले गए। मेवाड़ में इस टाइम राजा है महाराणा सज्जन सिंह। कौन राजा है? आप याद कर लो, महेंद्र सभा बताया था। महेंद्र सभा 1880 में, 81 चल रहा है, तब सज्जन सिंह है। तब भी कौन है? सज्जन सिंह। सज्जन सिंह जी ने इनको उदयपुर के अंदर एक बाग है, गुलाब बाग। कौन सा बाग है? उस गुलाब बाग के अंदर एक महल है, नौलखा महल। कौन सा महल है? कौन से शहर में? उदयपुर। कौन सा बाग है? गुलाब बाग में कौन सा महल है? तो स्वामी जी की रहने की व्यवस्था कौन से बाग में की गई?
गुलाब बाग के कौन से महल में की गई? कौन से शहर में? भाई मेवाड़ की राजधानी उदयपुर थी, लिख लो। महाराणा सज्जन सिंह ने इन्हें गुलाब बाग के नौलखा महल में रखा था, कोष्टक में उदयपुर लिख लेना। महाराणा सज्जन सिंह गोट स्टेड हिम, स्टे करवाया इनको। महाराणा सज्जन सिंह गोट स्टेड हिम इन नौलखा महल ऑफ गुलाब बाग, इन्हें गुलाब बाग के नौलखा महल में रखा था। गोट स्टेड हिम इन नौलखा पैलेस ऑफ गुलाब बाग या नौलखा महल ऑफ गुलाब बाग, गुलाब बाग के नौलखा महल में रखा था उदयपुर में। गोट स्टेड हिम इन नौलखा महल ऑफ गुलाब बाग। गुलाब बाग के नौलखा महल में रखा था। कहां रखा था? गुलाब बाग के नौलखा। किसको? स्वामी जी को एक जगह बड़ी पसंद आई, तो स्वामी जी की एक बुक थी, बहुत फेमस बुक है स्वामी जी की, सत्यार्थ प्रकाश। कौन सी बुक है? तो ये एक बार पहले छप गई थी, लेकिन उसमें कोई थोड़ी बहुत गलतियां रही होगी, तो स्वामी जी इसको दोबारा लिख रहे थे। तो इसका जो सेकंड एडिशन है वो गुलाब बाग में लिखा गया, इसी महल में लिखा गया। कौन सी बुक का? किसने लिखे सत्यार्थ प्रकाश? लिख लो। स्वामी जी ने सत्यार्थ प्रकाश का दूसरा संस्करण यही लिखा था। स्वामी जी रोट सेकंड एडिशन ऑफ सत्यार्थ प्रकाश ईयर। स्वामी जी ने सत्यार्थ प्रकाश का दूसरा संस्करण यही लिखा था। स्वामी जी रोट सेकंड एडिशन ऑफ सत्यार्थ प्रकाश ईयर। स्वामी जी ने सत्यार्थ प्रकाश का दूसरा संस्करण यही लिखा था। स्वामी जी रोट सेकंड एडिशन ऑफ सत्यार्थ प्रकाश ईयर। स्वामी जी ने सत्यार्थ प्रकाश का दूसरा संस्करण यही लिखा था। स्वामी जी रोट सेकंड एडिशन ऑफ सत्यार्थ प्रकाश ईयर। यहीं पर जब बैठे थे तो 1883 के अंदर यहां पर एक संस्था बनाते हैं, परोपकारिणी सभा। कौन सी बनाते हैं? भाई राजस्थान में परोपकार के काम करेंगे, इसलिए एक सभा कौन सी बनाएगी? परोपकारिणी सभा। लिखो 1883 ईस्वी में, इन 1883 एडी, 1883 ईस्वी में, 1883 एडी उदयपुर में परोपकारिणी सभा की स्थापना की गई। परोपकारिणी सभा वाज फाउंडेड एट उदयपुर। उदयपुर में परोपकारिणी सभा की स्थापना की गई। परोपकारिणी सभा वाज फाउंडेड एट उदयपुर। उदयपुर में परोपकारिणी सभा की स्थापना की गई। परोपकारिणी सभा वाज फाउंडेड एट उदयपुर। तथा महाराणा सज्जन सिंह को इसका सभापति बनाया गया। एंड महाराणा सज्जन सिंह वाज मेड इट्स चेयरपर्सन। तथा महाराणा सज्जन सिंह को, राजा को ही बना दो, राजा खुद भी समाज सुधार करने वाले बंदे थे। तथा महाराणा सज्जन सिंह को इसका सभापति बनाया गया। एंड महाराणा सज्जन सिंह वाज मेड इट्स चेयरपर्सन। महाराणा सज्जन सिंह को इसका सभापति बनाया गया। एंड महाराणा सज्जन सिंह वाज मेड इट्स चेयरपर्सन। किसको सभापति बनाया गया? महाराणा सज्जन सिंह। किसका? फिर क्या यार, जब पूरे राजस्थान में परोपकार करना है तो सभा राजस्थान के बीचों बीच होनी चाहिए। उदयपुर तो साइड में पड़ गया, राजस्थान के बीचों बीच क्या था? अजमेर। तो थोड़े दिनों बाद परोपकारिणी सभा का जो मुख्यालय कहां शिफ्ट कर दिया गया? अजमेर। देखो, कालांतर में परोपकारिणी सभा अजमेर स्थानांतरित कर दी गई। लेटर ऑन परोपकारिणी सभा वो शिफ्टेड टू अजमेर। कालांतर में परोपकारिणी सभा अजमेर स्थानांतरित कर दी गई। लेटर ऑन परोपकारिणी सभा वो शिफ्टेड टू अजमेर। परोपकारिणी सभा अजमेर स्थानांतरित कर दी गई। लेटर ऑन परोपकारिणी सभा वो शिफ्टेड टू अजमेर। कहां पर शिफ्ट कर दी गई? अजमेर शिफ्ट कर दी गई। फिर कहा भाई किसी भी संगठन के, संस्था के प्रचार प्रसार का सबसे अच्छा तरीका है अखबार, किताबें। अखबार लिखो, किताबें निकल, लोगों तक पहुंचेगी, लोग आपके विचारों को जानेंगे। तो अजमेर में प्रिंटिंग प्रेस बनाएगी। उस प्रिंटिंग प्रेस का नाम था वैदिक यंत्रालय। क्या नाम था? तो कोई पूछेगा आर्य समाज का वैदिक यंत्रालय कहां पर लगा हुआ था? तो कहां पर लगा हुआ था? कहां पे था? लिखो, अजमेर में वैदिक यंत्रालय स्थापित किया गया। वैदिक यंत्रालय वो स्टैब्लिश्ड एट अजमेर। अजमेर में वैदिक यंत्रालय स्थापित किया। पिछली बार प्री का सवाल है, स्टार लगाना। अजमेर में वैदिक यंत्रालय स्थापित किया गया। वैदिक यंत्रालय वो स्टैब्लिश्ड एट अजमेर। अजमेर में वैदिक यंत्रालय स्थापित किया गया। वैदिक यंत्रालय वो स्टैब्लिश्ड एट अजमेर। प्रिंटिंग प्रेस है,
किताबें विताबें छपती यहाँ से। अब मुझे बताओ, यदि प्रिंटिंग प्रेस अजमेर में, तो किताबें छपेगी भी कहाँ से? अजमेर। तो ये जो आपके सत्यार्थ प्रकाश है, लिखी गई थी उदयपुर। कहाँ लिखी गई थी? पब्लिश भी अजमेर से। पब्लिश कहाँ से भी? लिख लो, यहीं पे स्टार लगा के लिखो। अजमेर से सत्यार्थ प्रकाश को प्रकाशित किया गया था। सत्यार्थ प्रकाश वॉज पब्लिश्ड फ्रॉम अजमेर। याद रह जाएगा ना क्यों किया इधर से? अजमेर से सत्यार्थ प्रकाश को प्रकाशित किया गया था। सत्यार्थ प्रकाश वॉज पब्लिश्ड फ्रॉम अजमेर। अजमेर से सत्यार्थ प्रकाश को प्रकाशित किया गया था। सत्यार्थ प्रकाश कहां पे बैठ के लिखी गई? उदयपुर के गुलाब बाग के नौलखा महल में। पब्लिश कहां से की गई? क्योंकि प्रिंटिंग प्रेस कहां पे थी? अजमेर। क्या नाम था? इसी टाइम जोधपुर के प्रधानमंत्री हुआ करते उन दिनों में, सर प्रताप। कौन थे? उन्होंने कहा कि सर आप हमारे आओ। तो किसके बुलाने पर जोधपुर गए? लिखो, प्रधानमंत्री सर प्रताप के बुलाने पर, ऑन इनविटेशन ऑफ पीएम सर प्रताप। सर की उपाधि मिली हुई थी अंग्रेजों से उनको। प्रधानमंत्री सर प्रताप के बुलाने पर, ऑन इनविटेशन ऑफ पीएम सर प्रताप, स्वामी जी जोधपुर चले गए। स्वामी जी मूव्ड टू जोधपुर। स्वामी जी जोधपुर चले गए। वहां राजा हुआ करते जसवंत सिंह सेकंड। राजा कौन थे? जसवंत सिंह सेकंड राजा हुआ करते। ये बड़े प्रभावित, अरे के यार स्वामी जी कितने जोरदार आदमी है। लिखो, जोधपुर महाराजा जसवंत सिंह सेकंड भी स्वामी जी से प्रभावित थे। जोधपुर महाराजा जसवंत सिंह सेकंड वाज आल्सो इन्फ्लुएंस्ड विद स्वामी जी। जोधपुर महाराजा जसवंत सिंह सेकंड भी स्वामी जी से प्रभावित थे। जोधपुर महाराजा जसवंत सिंह सेकंड वाज आल्सो इन्फ्लुएंस्ड विद स्वामी जी। जसवंत सिंह सेकंड भी स्वामी जी से प्रभावित थे। और राजा ने कह रखा था, स्वामी जी कहीं आए कहीं जाए कोई भी रोक टोक, कहीं कोई गेट कीपर नहीं पूछेगा कहाँ जा रहे हो कहाँ, वरना तो राजा के महल में जाते तो गेट कीपर पूछता कौन भाई कहाँ, अंदर पर्ची भेजो, बुलाएंगे तो भेजेंगे वरना नहीं भेजेंगे अंदर। लेकिन स्वामी जी का नहीं भेज, स्वामी जी को सारी छूट है। जोधपुर के अंदर एक महल है, उसका नाम है राय का बाग महल। कौन सा महल है? एक बार राजा जसवंत सिंह सेकंड राय का बाग महल के अंदर रुके हुए, और अचानक स्वामी जी राय का बाग महल में मिलने के लिए आ गए। अब गेट कीपर को कहा हुआ था कि इनको रोकना, तो गेट कीपर बेचारा भाग के अंदर आया। जसवंत सिंह जी कहा कि साहब स्वामी जी आ रहे हैं आपसे मिलने के लिए। उनको तो रोक नहीं सकता, आपको तो इन्फॉर्म करूं, क्योंकि राजा के पास उन दिन राजा की गर्लफ्रेंड आई हुई थी, नन्ही जान। क्या नाम था? तो राजा को लगा यार फालतू में अभी स्वामी जी आएंगे और स्वामी जी आके चार डायलॉग सुना देंगे, तो उन्होंने नन्ही जान कहा रवाना रवाना तू 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 स्वामी जी आ रहे हैं, स्वामी जी से मीटिंग करनी। अब वो महिलाएं पालकी में बैठ के जाती, सीधी जाती नहीं, तो चार वो पालकी उठाने वाले, पालकी वालों को बुलाओ और जल्दी से। तो पालकी वाले आए, वो नीचे पालकी रखने लगे। जसवंत सिंह ने कहा पालकी लेके तुम खड़े रहो, मैं इसको उठा के अंदर रख देता हूँ, ले जाओ तुम इधर वाले दरवाजे से निकलो, स्वामी जी आ जाएंगे इतने के अंदर। तो बेचारे चारों खड़े थे। इधर जसवंत सिंह जी नन्ही जान को उठाया था, स्वामी जी आ गए। जसवंत सिंह जी शाहरुख खान वाले पोज में रह गए। और स्वामी जी ने आगे डायलॉग दे दिया। ये क्या तरीका है? जब राजा ही ऐसा है तो जनता क्या सीखेगी? क्योंकि तब वो था कि भाई यथा राजा था। उन्होंने राजा को, राजा ने कहा सॉरी सर सॉरी सर सॉरी सर, उन्होंने चार पांच डायलॉग नन्ही जान को भी दे दिए। ये कोई तरीका नहीं होता। ये वो प्लांट डिंगड़ चार बातें की, नन्ही जान को बड़ा गुस्सा आया, नन्ही जान ने खाने में जहर मिला दिया। स्वामी जी लिखो, लिखो, जसवंत सिंह सेकंड की प्रेमिका नन्ही जान ने, खुद की जान नन्ही है कईयों की ले ली। जसवंत सिंह सेकंड की प्रेमिका नन्ही जान ने, नन्ही जान बी लव्ड ऑफ जसवंत सिंह सेकंड। जसवंत सिंह सेकंड की प्रेमिका नन्ही जान ने, नन्ही जान बी लव्ड ऑफ जसवंत सिंह सेकंड। जसवंत सिंह सेकंड की प्रेमिका नन्ही जान ने स्वामी जी को जहर दे दिया था, गिव पॉइजन टू स्वामी जी। ऐसा मानते हैं भाई, क्लेम किया जाता है, क्योंकि उस दिन खाने के बाद स्वामी जी को उल्टियां शुरू हो गई थी, वॉमिटिंग होके वो जहर से धीरे धीरे मरता था आदमी। तब स्वामी जी को जहर दे दिया था, गिव पॉइजन टू स्वामी जी। फिर स्वामी जी यहाँ से थोड़े डॉक्टर वॉक्टर को दिखा तो ठीक हुए, फिर आबू भेजा। आबू में डॉक्टर, बड़े डॉक्टर बैठते थे, वहां इलाज करवाया, वहां से ठीक हो गए, अजमेर आ गए थे। फिर अजमेर में डेथ होती है दीपावली के दिन। कब होती है? 30 अक्टूबर 1883 को, दीपावली के दिन अजमेर में डेथ हुई थी। लिखो, 30 अक्टूबर 1883 ईस्वी को, ऑन 30 अक्टूबर 1883 एडी, 30 अक्टूबर 1883 ईस्वी को
ऑन 30 अक्टूबर 1883 एडी अजमेर में दीपावली के दिन स्वामी जी की मृत्यु हो गई थी। स्वामी जी डाइट एट अजमेर ऑन डे ऑफ दीपावली या ऑन दीपावली। अजमेर में दीपावली के दिन स्वामी जी की मृत्यु हो गई थी। स्वामी जी डाइड एट अजमेर ऑन दीपावली। अजमेर में दीपावली के दिन स्वामी जी की मृत्यु हो गई थी। विवेकानंद जी की पॉइजन से हुई थी? नहीं ना, विवेकानंद जी की पॉइजन से नहीं ना। विवेकानंद जी तो बीमार रहे खूब दिनों तक वहां कलकत्ता के अंदर ही। खेतड़ी राजा को लेटर वेटर लिखे बाद पॉइजन, राजाओं को खूब पॉइजन दिए हुए थे पहले। चलो बाकी नेक्स्ट क्लास में